बोल खिल्लब आजाद हैं तेरे लहरों के दोष पे आवाज और तस्वीर के इस खूबसूरत रिश्ते से मुंसलिक हम और आप रहते हैं इस शो में जिसका नाम है जी बोल खिल्लब आजाद हैं तेरे। तमाम सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल, नमस्कार। और आज का ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट है जो रेडियो आज़ाद की तरफ से जनाब आप लोगों को पेश किया जा रहा है। ये फेसबुक लाइव भी है और ये हर सीज़न में ये शो एक दफ़ा किया जाता है और इस शो में हम बेसिकली इट्स अ कैंडिड फ्रैंक कॉन्वर्सेशन जिसमें हम हार्ट टू हार्ट विद आज़ाद करते हैं अपने तमाम लिसनर्स के साथ। इतने सालों से जो लोग ये शो सुन रहे हैं, कुछ लोग चंद सालों से सुन रहे हैं, कोई डेकेड से ऊपर हो गया सुन रहे हैं, कुछ लोग कुछ महीनों से सुन रहे हैं। उन तमाम लोगों के जहन में, दिल में जो भी सवालात होते हैं, जो भी पॉइंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें जो हम क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि कभी कोई टॉपिक होता है हमारा, कभी हम लिसनर शो में एक साइड पे जा रहे होते हैं तो ज़्यादातर लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो ये शो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है उन तमाम लोगों के लिए। आपके दिल में कोई भी सवालात हैं जिनसे किसी का कोई, बस एक चीज़ जहन में रखिएगा कि किसी की कोई आसानी या भलाई या कोई इन्जॉयमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और उससे हम जितना भी अच्छा कर पाएंगे, उम्मीद करता हूँ कि एजुकेशनल भी होगा, फ़न भी करेंगे इसको। और जो भी चीज़ें आपके दिलो दिमाग में छाई रहती हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में होती हैं और आप जो हैं, ये मेरा सबसे फेवरेट सीन ये होता है जब तमाम लाइनें, ये जो नज़ारा है ना हमको बहुत प्यारा है। 9725019390 वो तमाम लोग जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रातों को जाग कर इस शो में हिस्सा लेना चाहते हैं जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो लोग जो 50 स्टेट्स में अमेरिका में हमारे साथ हैं, उन तमाम का बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। स्टूडियो का नंबर है 9725019390। आप लोग हमें अगर ऐप पे, स्पेशली एक बात बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, ड्राइव टाइम होता है इस वक्त, तो बहुत सारे लोग गाड़ी चला रहे होंगे, तो आप काइंडली फेसबुक देखने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं भी यहीं हूँ, फेसबुक भी यहीं है, वीडियो भी यहीं पे बना रहेगा और उसके बाद यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग ऐप के ज़रिए जो सुन रहे हैं, स्पेशली मेरे सबसे प्यारे लोग वो हैं जो हमें ऐप के ज़रिए, एंड्रॉयड ऐप और रेडियो आज़ाद के ऐप के ज़रिए सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल सलाम और स्पेशल प्यार। चलिए शुरू करते हैं। रैंडम एक कॉलर। कोई भी चीज़ करने से पहले रूल्स ऑफ एंगेजमेंट सेट करने चाहिए। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बड़े सिंपल है। मैं एक वक्त में एक कॉलर लूँगा और उनके जितने भी सवालात होंगे, जिसने सवाल को लंबा किया, घुमाया फिराया, वो ऑफ द एयर हो जाएगा क्योंकि रश बहुत होगा आज। सो 7 सवाल, आपका सवाल जवाब, सवाल जवाब। कोई चीज़ ऐसी है जो एलेबोरेशन मांगती है थोड़ी बहुत, उसको डिफाइन करना है, तो मैं अपने पास लिख लूँगा और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा बीच में, मैं उसके बारे में बात करूँगा, ठीक है जी। और दूसरा कॉलर मैं तब ऑन एयर लॉक करूँगा जब हम आगे बढ़ पाएंगे आपके साथ, ठीक है जी। कोई है हमारे से? चलिए, पहले 3 मैंने लॉक किए हैं, इसके बाद और लॉक नहीं करूंगा, पहले मैं इनको ले लूं। लेट्स यूज द फर्स्ट लकी कॉलर ऑफ द डे टुडे। रेडियो आजाद, यू आर ऑन द एयर। Good evening, sir, and thanks for the opportunity taking me the first one. And what I have a question for you. Nobody's perfect. जी. And if you don't even don't involve your personal, you don't have to answer. You don't have to. I won't mind you. I will still respect you that high, because you made tremendous change in my life. So thank you for that. I have no word for it. But I have that question is, if reverse the right and you have one thing to redo, one mistake that you don't want to do it, can you explain that? Highlight it, please. I will certainly. और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? That's it, sir. Nice of you, ma'am. Thank you very much. पहली बात, जो लाइफ मैंने क्रिएट की और जिस डेकेड में मैं अपनी ज़िंदगी के हूँ, इस वक्त जो लाइफ मैं क्रिएट कर सकता था और जो मैंने अपने दिलो जान से चाही, मैंने वही क्रिएट की, ठीक। इसलिए अगर मैं पीछे जाकर कोई भी चीज़ बदलना चाहूँगा तो वो मैं आज ऐसा नहीं बन पाऊँगा। इसलिए चाहे वो तकलीफ़ें थी, परेशानियाँ थीं या कोई भी ऐसे मामलात थे, उसने आपको वर्डली वाइज करती हैं ये तमाम चीज़ें। तो आई वुड नॉट वांट टू चेंज एनीथिंग अलोंग द वे बिकॉज इट वाज लॉट ऑफ एजुकेशन, इट वाज अ लॉट ऑफ कल्चर। उसने बहुत सारे पर्सपेक्टिव दिए मुझे और बहुत सारी क्लैरिटी ऑफ माइंड दी, जिसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में इस जगह पहुंचा जहां पे मैं ये लाइफ क्रिएट कर सकूं जो इस वक्त मैं फुली जी रहा हूं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल वो जाकर चीज़ों के पीछे जाके चेंज करना, शायद ये आदमी कह सकता है कि वो सबक जो बार बार सीखे वो नहीं सीखेंगे दोबारा, तो टाइम और एनर्जी बचा लेंगे और इस लाइफ तक पहुँचने के लिए थोड़ा और स्पीडी तरीके से पहुँच जाऊँगा मैं। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सवाल रेडी है, बस शुरू हो जाए? शुरू कीजिए। अच्छा आजाद जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि कितने लोग आपके ऊपर रश करते हैं, तो आपने अपनी जिंदगी में किसी पर रश हुआ है कि आप कभी सोचते काश मैं इस बंदे की तरह होता?
जब आदमी बड़ा हो रहा होता है ना तो उस वक्त इतनी समझ नहीं होती है, इतनी इनलाइटनमेंट नहीं होती है, अक्ल दानिश वगैरह इतनी समझ नहीं आ रही होती है, तो आप बहुत सारे लोगों को रास्ते में जब देखते जाते हैं तो उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही इदराक होते हैं, समझ आना शुरू होता है आदमी को, तो आदमी को ये समझ आती है कि मैं किसी की तरह बन नहीं सकता, क्योंकि किसी की तरह बनने के लिए उसका बचपन, उसके जीन्स, उसका एनवायरनमेंट, उसकी ख्वाहिशात, उसके चैलेंजेस, वो सब समझने पड़ेंगे फिर। तो उसके लिए यही हो सकता है कि, और पर्सनली मैं पिछले 20 सालों में मैंने किसी की तरह बनने का मुझे लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है और मैं उसके लिए अपने आप पे काम करता हूँ, लेकिन मैं किसी की तरह बनने का मैंने अभी तक नहीं सोचा कभी। चलें, जबरदस्त। अच्छा, दूसरा सवाल है आजाद जी मेरा कि देखें, जैसे आपके इतने सारे लोगों के आपने इंटरव्यू लिए हैं और आप अपने इंटरव्यूज भी देते हैं, जो दोनों चीजों के अंदर एक कॉमन चीज होती है कि आप कभी अपनी पर्सनल लाइफ कभी डिस्कस नहीं करते, जो बिल्कुल प्योरली पर्सनल होती है, जिससे दूसरों का कोई ताल्लुक नहीं होता। और दूसरे, जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं उसकी भी आप कभी किसी की, मैंने नहीं देखा कि आप उसमें किसी की पर्सनल लाइफ में डिस्कस किया हो। जबकि नॉर्मली आप देखिए जब इंटरव्यू लोग लेते हैं तो उनको उनके अपनी प्रोफेशनल चीजों से ज्यादा, उनके क्राफ्ट, उनकी क्रिएटिविटी से ज्यादा उनको उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो क्या आपको क्यूरियोसिटी नहीं होती जब इंटरव्यू किसी का लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे करें, कुछ पूछें उनसे? तो मुझे बताया कैसे इस तरह अपने आप को कंट्रोल करते हैं, किस तरह इन तमाम बातों से बचते हैं आप? ये जिस मीडिया की हम बात करते हैं ना, जिस मीडियम से हम लोग रिलेटेड है, इसमें बहुत सारे लोग सेंसेशनलिज्म, येलो जर्नलिज्म, और बड़ी जल्दी लोगों को ना, इनको क्यूरियोसिटी नहीं है, ये मोरबिड क्यूरियोसिटी है। इससे सिर्फ आपको तकलीफ और परेशानी आएगी। जो सब जानता है वो कहता है कि इंसान की टो में मत रहो, तकलीफ में रहोगे। जो क्यूरियोसिटी हमें होनी चाहिए वो ये है, मैं कौन हूँ, मेरा रोल क्या है, मेरे गिफ्ट्स क्या है, मेरे पास एनवायरनमेंट क्या है, रब कौन है, मैं अपने काम को बेहतर कैसे कर सकता हूँ। इस किस्म की क्यूरियोसिटी जो है, क्यूरियोसिटी इंसान के लिए पैदा की गई है, तो जस्सुस जिसे कहते हैं। लेकिन जो दूसरे लोगों की ज़िंदगी में झांकना, वो क्या करता है, किससे मोहब्बत है, किससे शादी है, किससे बच्चे हैं, किससे मामलात हैं, ये जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है, और ये हमारी सारी कौम को इसमें इंटरेस्ट है, इसका एक ही मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप, यू डोंट हैव अ लाइफ। जब आपकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती तो आप दूसरों की ज़िंदगी में झांक कर उनकी ज़िंदगी से ये छोटी छोटी बातें जानना चाहते हैं। और दूसरा रीज़न ये होता है कि आपकी अपनी ज़िंदगी इतनी कमज़र्फ और इतनी छोटी और इतनी अजीब बर्बाद सी आपकी एक ज़िंदगी होती है कि उसमें कोई मज़ा नहीं होता। तो आप क्या करते हैं, दूसरों की लाइफ में झांक कर, उनकी चीज़ें देख कर, तो वाइकेरियसली रहने की कोशिश करते हैं। और मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूँ। मुझे रब ने मेरी ज़िंदगी दी है, मुझे इससे सीखना है, समझना है। और जिन लोगों के मैं इंटरव्यूज़ लेता हूँ, मैं इसलिए उनसे कभी पर्सनल बात नहीं करता, क्योंकि उनकी पर्सनल बात है। तख्लिए की जो बातें होती हैं, जो अकेले इंसान की बातें होती हैं, जो फिजिकल इंटीमेसी की बातें होती हैं, जो मियाँ बीवी की, महबूब की जो बातें होती हैं, ये दो बंदों के बीच और रब के बीच का मामला है। इसको जब आप इससे बाहर निकालते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से ये इंतशार फैलता है, परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, एक दूसरे से बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी होती है लोगों की, लोग नीच बातें करते हैं। सो इसीलिए मैंने कभी, क्योंकि मैं ये सब पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, अप्लाई करता हूँ लाइफ में, इसीलिए आपको किसी भी शोज़ में, जो चाहे जितने भी मैंने किए, उसमें कभी भी ये नीच बात नज़र नहीं आएगी। नीच लोग नीच बातें करते हैं दूसरों की ज़िंदगी के बारे में, आला ज़र्फ लोग आइडियाज़ की बात करते हैं, सीखने की बात करते हैं। तो जितने लोगों के मैं इंटरव्यूज़ लेता हूँ, वो जिस क्राफ्ट की वजह से फेमस है, मैं उसके बारे में उनसे बात करता हूँ, ताकि मुझे और किसी और को ज़िंदगी में आसानी हो। जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। अच्छा आजाद जी, मुझे एक और ये बात करनी है कि मैं ज्यादातर, हमने जितनी भी आप अपनी बातें करते हैं अपने बारे में, मैं तो सबसे पहले तो आप में इतनी मॉडेस्टी बहुत है कि आप ज्यादातर अपनी वीकनेसेस के बारे में हमें बताते हैं, अपनी खराबियां बताते हैं। लेकिन आप मुझे सिर्फ आज एक बात बताएं कि अपनी एक अच्छाई बताएं जो आपको बहुत पसंद हो मेरे अपने अंदर अंदर। घूम फिर के, ढूंढ ढांड के अगर मैं कोई अपनी अच्छाई निकालूंगा ना, तो एक ही अच्छाई है जो बचपन से आज तक मेरे अंदर है, और मुझे रब की तरफ से मिली है, माँ बाप के जीन्स की तरफ से शायद मिली है, और मैं इस पे काम करता रहता हूँ। इस पूरी दुनिया में कोई इंसान मुझे बचपन से लेके आज तक नहीं कह सकता कि मैंने उसको नुकसान दिया, या मैंने उसका बुरा चाहा, या मैंने ये मेरे, क्योंकि ये मेरा और रब का मामला भी है, तो ना मैंने आज तक पूरी ज़िंदगी में किसी इंसान का बुरा चाहा, ना इंटेंशनली, ना मैंने इवन अनइंटेंशनली भी किसी को तकलीफ़ देने की कोशिश नहीं की। मैंने सही काम करने की कोशिश की है। उसमें अगर किसी को कोई तकलीफ़ हुई है तो वो सही के ख़िलाफ़ था, वो इसलिए हुआ होगा, वरना मैंने कभी किसी के बारे में ना बुरी नीयत रखी है, ना बुरा सोचा है। और अमल तो मैंने सोच भी नहीं सकता कि उससे मेरा बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा और मैं अपने रास्ते से हट जाऊँगा। ये एक बात है जो मैं देखता हूँ बचपन से अब तक, तो मुझे मिलती है।
ठीक है, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारी बात है, ये तो सारी जान है सारी बात की। अच्छा अदर जी, दूसरा एक मेरा सवाल है कि देखिए जहाँ अभी जिस मुकाम पे माशाल्लाह आप हैं, आपको इतनी लोगों ने मोहब्बत, इज्जत और मतलब बहुत कुछ आपको लोगों ने दिया है, तो आपको कभी डर लगता है कि ये सारी जो आपको अल्लाह ने इज्जत, शोहरत और सारा फेम और ये सब दिया है, क्योंकि हम मतलब ये तो कभी नहीं होता आपको कि अगर ये छिन जाए, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों के यहाँ लोगों का ये होता है कि एकदम सर पे चढ़ाते हैं, इज्जत शोहरत देते हैं और उसी बेचारे को रोल देते हैं, अगर जरा सी कोई बात हो जाए बिल्कुल कोई छोटी सी तो उसकी 99 खूबियां बर्बाद करके एक चीज को हाईलाइट करके उस बेचारे को जमीन में रोल देते हैं। तो इस चीज का आपको खौफ तो नहीं होता कभी कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त हो कि ये ऐसा? नहीं, मुझे मेरे वहमो गुमान में भी कभी ये ख्याल नहीं गुजरा कि जिन लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी, मोहब्बत दी, एक दिन जब ये नहीं देंगी तो मैं क्या करूंगा। उसकी एक रीज़न है, ये इज्जत देने वाली ने रब की ज़ात, लोगों के दिलों में उसने अगर मेरे लिए इज्जत, प्यार, मोहब्बत डाला है तो ये उसकी मेहरबानी और लोगों की मेहरबानी है। दूसरी बात, ये जो चीज़ रब देता है ना, उसकी हिफाजत भी रब करता है। आपका सिर्फ ये काम करना होता है कि आप उसको बेहतर कर, मैं अपने काम को, अपने मामलात को बेहतर से बेहतर और ठीक करने की कोशिश करता रहूँगा। बाकी लोग क्या सोचते हैं इसकी मुझे इसलिए इतनी फिक्र नहीं है कि मेरे पास 4 ऐसे लोग हैं, मेरे 6 लोग मेरे अपनी ज़िंदगी में से 4 कन्फर्म है जिन्होंने पिछले 20-30 सालों में जितने भी अफवाहें उड़ी, जितने भी उल्टी सीधी बातें की गई, जितने भी मेरे खिलाफ मामलात खड़े किए गए, उन चारों ने ना कभी मुझे से पूछा है मेरे से, ना कभी इन मामलात ने मेरी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ दी है। तो जब 4 बंदे मेरे पास पक्के हैं तो मुझे बाकी लोगों का फिक्र नहीं है। और जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा अच्छी बात सोचेंगे, बेनिफिट ऑफ डाउट, और जो मैं काम करता हूँ उस पर ध्यान देंगे, ना कि वो उन बातों पे जो कि लोग ऐसे ही करते रहते हैं, क्योंकि वो टेस्ट ऑफ टाइम में वैसी बातें फेल हो जाएंगी। जबरदस्त। हाँ, लेकिन एक बात है, ये मेरे प्यार करने वालों को और मेरे दोस्तों को, मेरे लिसनर्स को इस बात की बड़ी टेंशन रहती है, क्योंकि इन्होंने देसी कम्युनिटी, हमारे लोग देखे हुए हैं कि ये बहुत ऊपर चढ़ाते हैं, बहुत नीचे लेके जाते हैं। रब की मर्जी के बगैर आपको जो नेक नामी की शोहरत है, अगर ये रब देता है और इससे मैं कोई आसानी और अच्छे काम करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम है। और एक और बात, जिस ज़माने में हम रहते हैं, इस ज़माने में बदनामी भी बहुत आपको बढ़ा चढ़ा के ले जाती है आगे। उसमें ये होता है, लोग एक बंदे के बारे में बुरी बुरी जब बात करते हैं तो लोग ये सुनने के लिए, क्यूरियोसिटी उनको होती है, तो वो चेक करने के लिए आपकी बात सुनते हैं या आपसे मिलते हैं या आपसे काम करते हैं, और फिर वो असल जान जाते हैं और इस तरह ज़्यादा पब्लिसिटी हो जाती है। जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको ऐसे यूज़ करना है आपने। ठीक है। अच्छा आज़ाद जी, वो एक आप है ना अक्सर सुनाते होते हैं, वो एक क्या है, खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर, अमिताभ बच्चन का है, द वे यू नो रिसाइट दिस थिंग इज रियली वेरी गुड। तो आप ये हमारे लिए जरा सा करेंगे? अभी तो बहुत साल हो गए मैंने वो मूवी देखी नहीं, लेकिन जब मैंने देखी थी तो मुझे अमिताभ बच्चन की कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, स्पेशली उनकी कॉमिक टाइमिंग वगैरह, थोड़ा सा मेलोड्रामेटिक करते थे चीज़ को। तो वो इस फिल्म में था, खत कबूतर किस तरह ले जाए बाम यार पर, खत कबूतर किस तरह ले जाए बाम यार पर कतरने को लगी हैं कैंचियां दीवार पर। और फिर इसका जवाब भी देते हैं कि खत कबूतर इस तरह ले जाए बाम यार पर, खत का मजमू हो परों पर कटें दीवार पर तालियां। बहुत जबरदस्त, बहुत ही प्यारा लगता है आपका ये स्टाइल जो है ना, ये तो बहुत ही जबरदस्त। मेरा नहीं, अमिताभ बच्चन साहब का, मैं ऐसे शुगर लगा लेता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट। अगर आप जो कर रहे हो, नेक्स्ट लोग हैं आज बहुत ज्यादा। बस आखिरी क्वेश्चन जी, आपने जितनी नज़में लिखी है उनमें से सबसे फेवरेट नज़म कौन सी है, वो आप बताइए मुझे, मैं रखती हूँ और फिर इंशाल्लाह वो सुनाइए कभी आप। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मेरी सबसे फेवरेट, वो जो आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पोएम्स दैट आई हैव रिटन, मेरी 2 पोएम्स बहुत फेवरेट है। एक सोच के ऊपर है, ये सोच है क्या आखिर, इतनी गहरी इतनी विशाल, हैरान करे कमाल, कभी आब ज़मज़म की ज़बील तो कभी आब ज़मज़म की सबील, तो कभी उम्र यार की ज़ंबील। ये थोड़ी सी आगे भी है, ये मेरी फेवरेट नज़म है। और दूसरी मोहब्बत के ऊपर एक नज़म थी, जो तुम पूछती हो मुझसे तुम क्या हो मेरी, वो मेरी 2 फेवरेट नज़में हैं, जो अब तक की 200 में से 2, बाकी लोगों को बहुत सारी पसंद है, जो मैं शो के आखिर में सुना देता हूँ। कोई है हमारे साथ? रेडियो आज़ाद ही रौंदिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, खैरियत से? जी, मेरे सवाल रेडी हैं, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, आज तो जबरदस्त दिन है, तो मैं शुरू हो जाऊं? जरूर जी, तो आज़ाद जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टेज प्लेस, मतलब पोइट्री, और अब तो आप मॉडलिंग भी आपने शुरू कर दी है इंस्टा पे, तो आपको इन तमाम जो आपके क्रिएटिविटी के काम थे, इनमें आपको सबसे ज्यादा
आसान काम कौन सा लगा और सबसे मुश्किल काम कौन सा लगा? सबसे आसान काम जो मेरे दिल से आता है, मुझे बहुत कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ये शो है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, और जिसकी वजह से सारी क्रिएटिविटी की जितनी चीज़ों के आपने नाम लिए हैं वो सब बोल के लब आज़ाद हैं तेरी का तोहफा है मुझे। इस काम को 2 घंटे का ये काम जो मैं दिलो जान से करता हूँ। और सबसे मुश्किल काम एक्चुअली लोग समझते हैं राइटिंग है, लेकिन सबसे मुश्किल काम एक्टिंग है। झूठ को सच करना, मेक बिलीव करना, पौख कराना, उसको फील करना और उसको कराना सबसे मुश्किल काम। ओके, अच्छा, आपके लिए सबसे बेस्ट डे कौन सा होता है? मतलब जिसे आप समझते हैं कि ये आपका बेहतरीन दिन, आज का बेस्ट डे था मेरा। मेरे लिए बेस्ट डे वो होता है जिसमें मैं रात को टाइम पे सोता हूँ, सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। उसके बाद मैं अपना जो फेवरेट काम है, ये शो जिस दिन मेरा होता है वो दिन मेरा बड़ा फेवरेट होता है। उसके बाद मेरे कुछ रिचुअल्स हैं, अगर मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ तो जिस दिन वो दिन मेरा बड़ा अच्छा होता है। जिस दिन मैं कोई अच्छी मूवी देख लेता हूँ वो दिन मेरा बड़ा अच्छा होता है। फिर जिस दिन मेरे पास 20-25 मिनट होते हैं जिसमें मैं सन बेदिंग और अर्थिंग कर लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं 15-20 मिनट धूप में अपने जो विटामिन डी वगैरह लेता हूँ और उसके साथ ज़मीन पर घास पर पैर रख सकता हूँ या उस पर वॉक करता हूँ, क्योंकि उससे जो अर्थ का जो नेचुरल इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है ना, वो आपकी बॉडी को स्टेबलाइज करता है। उससे आपका स्ट्रेस लेवल बेहतर होता है, उसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आपकी कम होती है, आपका ब्लड फ्लो बेहतर होता है, आपका उससे स्लीप आपकी बेहतर होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो उससे बड़ी आसानी हो जाती है। तो और उसके बाद जिस दिन मैं कोई क्रिएटिव काम कर लूँ, कोई नज़म लिख लूँ, कोई शोज़ के अच्छे आइडियाज़ मुझे आ जाएं, जिस दिन मैं अपना जो स्क्रिप्ट पे काम करता हूँ उसके लिए कोई अच्छे आइडियाज़ आ जाए मुझे, या कोई नया कॉन्सेप्ट आ जाए, वो मेरा सबसे फेवरेट डे होता है। ओके, जबरदस्त। अच्छा, आजाद जी, आयशा जी में कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से आप उनकी इतनी कदर करते हैं? आयशा जी में बहुत सारी बातें अच्छी हैं, आयशा जी बहुत सारी गलतियां भी कर सकती हैं, लेकिन वो एक गलती नहीं करेंगी। मैं जब जाने से पहले मैंने बताया हुआ उनको कि मैं जब इस दुनिया से जाता हूँ तो जितने मेरे शोज़ हैं ये जो हमने किए हैं, बिकॉज ये टाइमलेस है, इनकी टाइमलेस एडिटिंग की गई है। हम 15 साल पुराना भी शो लगाते हैं तो वो आज का ही लगता है, क्योंकि मसाइल हमारे वो हैं। तो ये ज़िंदा शोज़ हैं, उसमें लोगों का कंट्रीब्यूशन है, लोगों का प्यार मोहब्बत है। तो उनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, जब मैं उनसे ये कहा मैंने कि जब मैं नहीं रहूं तो ये जो मेरे शोज़ हैं इसी टाइम पे रेडियो आज़ाद पे जब तक एयर वेव्स हैं रेडियो आज़ाद की चलती रहेंगी, और अगर नहीं रहीं कभी खुदा न खास्ता तो इंटरनेट पे ये तमाम शोज़ जो हैं और मेरा जितना भी काम है ये सारे का सारा फ्री लोगों तक पहुंचाना है आपने। सो सबसे अच्छी बात ये कि जब मैं उनको कोई बात बताता हूँ, इस इतनी इंपॉर्टेंट बात, तो वो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए उसको वो करती हैं। बाकी जो उनकी मर्जी आए करती रहे। ठीक है। अच्छा आजाद जी, हम जब से आपको जानते हैं, यानी मुझे 8-10 साल होने को आए, तो मैंने ना इस पूरे अरसे में आपको कभी भी, यानी एक सेकंड के लिए भी किसी से मैंने आपको कंपेटिटिव होता नहीं देखा। ना ही मैंने आप में जेलस का जो आंसर है ना, जो एक हसद होता है, वो देखा ही नहीं। किसी के भी साथ आप कंपेटिटिव नहीं होते, आप कभी पर्सनल नहीं होते। तो आप ये कैसे करते हैं? मतलब क्योंकि ये तो एक नेचुरल चीज है, हर इंसान करता है ये, तो मतलब चाहे कुछ भी हो, तो ये आप कैसे करते हैं? ये जेलसी जो होती है, और ये जो स्पेशली जेलसी जो होती है, ये नेचुरल चीज़ नहीं है। ये आपकी नेचर का मैल फंक्शन है इंसान होने का। रश कर सकते हैं आप लोगों के ऊपर, लेकिन ये कंपैरेटिव, बाप एक घर में अपने बच्चों से कैसे कंपैरेटिव हो सकता है? एक उस्ताद अपने स्टूडेंट से कैसे कंपेटिटिव हो सकता है? उसकी अपनी जगह है, स्टूडेंट्स की अपनी जगह है, और बाप की जगह भी इसलिए कि आगे उसके बच्चे हैं, उसके सुनने वाले हैं। टीचर की जगह इसलिए टीचर की वो जगह है क्योंकि आगे उसके स्टूडेंट्स हैं। सो कंपेटिटिव होने से ना आप इसकी तुक नहीं बनती। दूसरी बात है पर्सनल, जब आदमी किसी मकसद की ज़िंदगी गुजार रहा होता है तो उसका कोई फेवरेट नहीं होता, या वो किसी को लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे नहीं जाता। जो मकसद से ज़्यादा करीब होता है वो उसके ज़्यादा करीब होता है। जो मकसद से दूर होता है, आपको तकलीफ देता है, परेशानी देता है, आप थोड़े से उससे डिस्टेंस आप अपना रख लेते हैं। तो इसीलिए सवाल, जब मैं किसी की तरह हूँ ही नहीं तो मैं कैसे कम्पीट करूँ किसी से? और जब कोई मेरी तरह नहीं है, उसके मेरी तरह के जीन्स चैलेंजेस नहीं है, सोच नहीं है, समझ नहीं है, मेरी तरह के काम नहीं है, उस तरह की ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, तो मैं कैसे किसी से कंपैरेटिव हो सकता हूँ? उसकी तुक नहीं बनती ना, इसलिए। जी जी। अच्छा, आपके ख्याल से बेहतरीन, जैसे बहुत सारे अगर खाने हो, लेकिन आपके ख्याल से सबसे बेहतरीन खाना कौन सा होता है आपके लिए? मैं दुनिया पूरी के मेरे आगे खाने रख दी जाए तो मैं सबसे पहले देखूंगा मटन कढ़ाई कहाँ है, और अगर और वहां नहीं है तो मैं देखूंगा मटन कढ़ाई से क्लोजेस्ट खाना कौन सा है, और अगर वो नहीं है तो फिर मैं देखूंगा कि ये जो चावल पुलाव टाइप डिश कौन सी है। जी। और अच्छा सबसे खाना वो होता है मेरे ख्याल से जो इंसान या तो खुद बनाए या उसकी तैयारी में आप हाथ बटाएं किसी का,
या फिर वो लोग जो आपसे प्यार मोहब्बत और इज्जत अकीदत का रिश्ता रखते हैं वो आपके लिए खाना बनाए और आप उनके साथ खाना खाएं। और उसके बाद आखिरी खाना सबसे अच्छा वो होता है कि कुछ भी बना हुआ हो लेकिन आप जिनके साथ खा रहे हो उनसे आपका प्यार मोहब्बत का रिश्ता हो। तो ये 3-4 खाने सबसे अच्छे खाने होते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा आजाद जी, थोड़ा मजे का एक सवाल है। मजे लें जी आप सारे लोग। जी जरूर, आज तो हमारा दिन है, बहुत enjoy जो करें। दिल चाहता है पूछे। जी, अगर आपको एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना हो, राइट, और आपको जाना लाजमी हो, लेकिन जो कश्ती चलाने वाला है ना वो अनाड़ी है, तो फिर आप उस कश्ती में जाएंगे या नहीं? जाना है, और अगर जाना लाजमी है तो मैं जरूर जाऊंगा उस कश्ती में। और ज्यादातर मैं जिन लोगों के साथ कश्ती में बैठता हूँ वो आगे जाके मुझे पता चलता है इनको कुछ खास नहीं आता, तो देन आई लर्न, मैं उधर ही मल्लाह का काम जो है ना और कैप्टन का काम सीखूंगा भी, उसको साथ हाथ भी बटाऊंगा और वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाऊं मैं, बजाय उसको कोसने देने के या कुछ और करने के। मैं रास्ते में ही सीख लूंगा कश्ती चलानी, और उससे हेल्प, वो मेरी जितनी हेल्प कर सकता है या मैं उसकी जितनी हेल्प कर सकता हूँ वो करूंगा ताकि पहुंचाए मुझे उस तरफ। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा आजादी, आपने कभी अपनी जिंदगी में, क्योंकि बहुत सारे मसाइल और परेशानियां आती हैं इंसान के और बाकी लोगों के भी, बहुत मतलब सेक्रीफाइसेस देते हैं लोग, तो आपने भी इस मकाम तक माशाल्लाह से जिस पोजीशन पे आप हैं पहुंचने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस आपने दिए होंगे, तो आप उनमें से कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? ये जो सेक्रीफाइस का कॉन्सेप्ट है ना हम लोगों के दिमाग में, इसकी बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन है और बहुत सारे लोग इसको बड़ा गलत यूज़ करके अपनी और दूसरों की ज़िंदगी में बड़ी तकलीफें करते हैं। तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट। मैं अपने पास पॉइंट जो है वो लिख लिया मैंने, तो मैं शो में किसी भी वक्त जब कॉल्स कम होगी तो मैं इसको एक्सप्लेन ज़रूर करना चाहूँगा कि सेक्रीफाइसेस क्या होती हैं। हम लोग जिन चीज़ों को अक्सर सेक्रीफाइसेस सोचते हैं वो होती नहीं सेक्रीफाइसेस, उसमें कैसे हमारी मर्जी शामिल होती है, और इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूंगा मैं। ठीक है आजादी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि खुदा के बारे में आपने ना हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट शेयर किए हैं, और आप ये कहते हैं कि हमारा जो है ना खुदा से गिला बनता ही नहीं जी, बनता ही नहीं। तो आपकी जिंदगी में, जैसे आप शो में बताते हैं कि आपके सबसे 2 इम्पोर्टेंट लोग जो आपके जिंदगी का पिलर थे, और जब उनकी वक्त से पहले जब वो उनकी डेथ हो गई, तो क्या तब भी आपने खुदा से गिला नहीं किया? बहुत अच्छा सवाल है जी। और गॉड के कॉन्सेप्ट के बारे में हम बहुत सारे शोज भी करते रहते हैं, तमाम रिलीजन में गॉड का क्या कॉन्सेप्ट है, ओवरऑल सुप्रीम बीइंग का क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। जहाँ तक ये खुदा के गिले की बात बनती है, हाँ जी, मैं ये कहता रहता हूँ इंसान का, बंदे का अपने रब से गिला बनता नहीं है। मैं जहाँ से देखता हूँ, बाकी लोगों को अपने अपने मामलात हैं वो देखें। अगर रब से मैं अपने ज़िंदगी के सबसे 2 इम्पॉर्टेंट तरीन लोगों के इस दुनिया से जल्दी उठा लेने का गिला करूँगा, तो इसका मतलब ये है कि मैं रियलिटी को, नेचर को, खुदा के कानून को डिनाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये खुदा के कानून को रियलिटी में ना रहने की निशानदेही करता है। फिर उसके बाद खुदा को खुदा ना समझने का, या खुदा को खुदा की जो हैसियत है उसमें मैं नहीं समझता, इसलिए मैं उससे गिले कर रहा हूँ। फिर ये बात इस बात की भी निशानदेही करती है कि मैं अपना इंसान होने के नाते मैं अपना रोल नहीं पहचानता और मैं उस पर काम नहीं कर पाता। फिर ये इमोशनल इमेच्योरिटी की भी निशानदेही करती है। ठीक है, सो ये तमाम चीज़ें जब आप करते हैं तो इसीलिए खुदा को गिला नहीं बनता। खुदा से बनता क्या है? खुदा का शुक्राना बनता है, उसका फितराना बनता है, उसका नजराना बनता है, अपनी उसने जो मुझे ज़िंदगी दी है इसको बेहतर से बेहतर काम करना बनता है। जो उसने दिया है उसका भी शुक्र, जो उसने वापस लिया है उसका भी शुक्र। इंसान जो है ना जी, वो किसी ने कहा था ना, बंदा अल्लाह दी फसल है, रब दी फसल है, कच्ची वड्डे भी थे, कच्ची वड्डे तां भी ओदी, वो जब उठा ले बंदा अपना, दिया भी तो उसी ने थे ना। और दूसरी बात है ये कि वो जो लोग दुनिया से चले गए, थोड़ा सा तो वक्त है, मुलाकात तो होनी है ना उनसे, तो फिर क्या टेंशन लेनी है इस बात की, मुलाकात तो होगी और रब का वादा है आपको आपके प्यारों के साथ उठाएगा। तो इधर आंख बंद होती है, उधर आंख खुलती है, और उसके बाद आप अपने प्यारों के साथ होते हैं। तो इसलिए इतनी कोई टेंशन की बात नहीं, इसमें गिला शिकवा करने की कोई बात नहीं। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। देखते हैं जी, और मैं एक वक्त में एक बंदे को सिर्फ ले रहा हूँ आप, और क्वेश्चंस इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं, ऑडियंस इतनी ज़बरदस्त है कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें साथ मेंटल कॉबवेब्स भी क्लियर होते रहेंगे। तो जब तक मैं एक कॉलर लेता हूँ और आखिर में मैं दूसरा ले सकता हूँ, ठीक है जी। सो आप लोग अपनी साथ कॉल्स करते रहिए, बजाय इसके कि मैं आपको रख लूँ और उसके बाद इतना लंबा आपको वेट करना पड़े। आपके लिए आसानी इसी में। कोई है हमारे साथ? रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर। मैं हूँ जी,
आपके डैलस में है? जी हाँ जी, मैं डैलस में शो कर रहा हूँ। आपने ये कुछ नहीं है। आज स्पेशल शो है, आपने को बात करनी है, अच्छा जल्दी अच्छा कीजिए। अच्छा अच्छा, इतना कॉल करती हूँ तुम्हारी, तुम सुनते नहीं हो क्या? इतना रिंग बजती है जो। हाँ जी, वो लिया है भी। आपको बात करना चाहेंगी? हाँ जरूर चाहूंगी, शुरू। बात करने के लिए तो कॉल किया मैंने। जी खैर छोड़ो, जी, तुम ठीक हो? बिल्कुल, अल्लाह करम। अच्छा सुनो, रिश्ता लब उठ गए दुनिया से तो पानी बरसा, जल गया दिल तो मिले आग बुझाने वाले। बहुत अच्छे, नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मौका महल देखकर सोच समझकर कॉल किया करेंगे तो लंबा रह पाएंगे, ठीक है जी। और आप दूसरा मुझसे ऐसी बातें कर रहे होते हैं जैसे हम एक ही घर में रहते हैं और रोज हमसे बात हो रही होती है, समझे, हजारों लोग सुन रहे होते हैं, तो आपने उस हिसाब से आज के शो के मुताबिक क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। रेडियो आजाद ही रौंदी है। अस्सलाम वालेकुम आजाद जी। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बस ठीक ठाक। आवाज आ रही है? मैं कहीं आउट ऑफ टाउन हूँ। परफेक्ट आवाज आ रही है। अच्छा, इंटरनेट का और फोन का यही फायदा है, जहां पे भी हो आवाज ऐसी आती है जैसे पास बैठे हैं। अच्छा, और शुक्रिया। तो एक सवाल मुझे पूछना था, जो अक्सर आपके शो में मैंने डिस्कस किया कि अगर वन शुड नो हाउ टू से नो टू अदर पीपल, और बहुत मुश्किल से सीखा वो तरीका कि भाई नो है तो नो है। लेकिन कभी अगर इंसान उस पोजीशन में हो जहाँ नो उसको कहना हो जो आपसे बड़े हों या जिसकी आप बहुत इज्जत करते हो, लेकिन आपको ऐसी कोई सिचुएशन हो जहाँ पर आपको नो उनको कहना हो, तो आप किस तरह करेंगे? इसके अलावा कोई क्वेश्चन? नहीं, फिलहाल तो ये, फिर मैं वापस कॉल करूँगी। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो एक बात याद रखनी है आपने कि चाहे बड़ा हो या छोटा हो, मुझसे वो पैसे मांग रहा है, मेरे पास है ही नहीं, मैं किसी से मांग कर भी नहीं दे सकता इस वक्त जो मेरी सिचुएशन है। तो आपको लोगों को ट्रेन करना होता है सच के ऊपर। इस वक्त आपकी जितनी पसली है, जितना आप कर सकते हैं, जो आपके पास है वो आप जरूर दे सकते हैं, जो आपके पास नहीं है अपने लिए मुश्किल करके जब आप लोगों के लिए आसानी करेंगे। इसीलिए हमने शो किया है आज, जब आसानी दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा अपने लिए मुश्किल कर लें, क्योंकि कुछ अरसे के बाद वो आप आसानी पैदा करना ही छोड़ देंगे। इसलिए आसानी पैदा करने से पहले आपने ये देखना है कि आप अपने लिए भी आसानी पैदा करेंगे। आसानियां पैदा करेंगे अपने लिए तो आप लंबे असेंबली लाइन बनाएंगे, आप एक सिस्टम बनाएंगे जिसमें ज़्यादा लोगों के लिए आसानियां पैदा की जा सकती हैं। दिस इज अ नाइसर वे ऑफ सेइंग नो, दिस इज अ नाइसर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाई यू सेइंग नो, एंड इफ पॉसिबल यू कैन ऑल्सो हेल्प देम आउट ऑल्सो। अच्छा बनने के चक्कर में और अजीम बनने के चक्कर में जब आपने पेट काट कर किसी को कुछ दिया या किसी से मांग के कुछ दिया, तो आपको आगे लेने के देने पड़ जाएंगे, और वही बुजुर्ग फिर आपको शायद नजर ना आए, ठीक है, या वो लोग जो आपके साथ होते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी, जितना कर सकते हैं वो करें। एक्स्ट्रा जब करेंगे तो थोड़े दिनों के बाद आपको परेशानी शुरू हो जाएगी। तो कोशिश करके जब आप किसी भी रियलिस्टिक आदमी को, प्रैक्टिकल आदमी को, रीजनेबल आदमी को बात समझा के कोशिश करेंगे तो वो बात समझेंगे और आपकी मजबूरी भी समझेंगे, ठीक है। रेडियो आजाद, you're on the air. Assalamu alaikum. Sir, वालेकुम सलाम। So, Azad, I was wanted to ask you and see. Well, I was always wondering this art of thinking that you speak of. Sir. You know, a lot of times. How did you develop that? Was it how much part of that is genetics? Because I feel like a lot of people that grow up in that family, they start thinking like that. They develop. They go into that panic attack. Most of the time, they don't take the time to think through things that you teach and you do yourself. And I wanted to know, was that more of a you had it, you inherited that, or you had to develop that way of thinking? And if you did, was there a time where it was a trial and error thing? Like a lot of times you were not successful and you almost were discouraged. सर ये बताइए, ज़्यादातर जो आपने मुझे शो में सुना है और अक्सर जो आपने शो सुने, एंड नाउ यू हैव हर्ड अ लॉट ऑफ शोज आल्सो, यू हैव लिसन्ड टू अ लॉट ऑफ शोज, सो उसमें थॉट की कंसिस्टेंसी होती है? जी, वेरी कंसिस्टेंसी होती है। उसके बाद जब आप कभी मुझसे बात करते हैं या हमारी कभी कोई बात होती है, उसके बाद जो मैं आपको बात बताता हूँ, जो बात मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये शो में भी वही बात वैसे ही होती है? यस। ओके, सो 2-3 चीज़ें हैं जिसको आपने समझना है। एक, मैं इसका क्रेडिट
शुरू में अपने पेरेंट्स को में से फादर को ज़्यादा दे सकता हूँ कि वो एनालिटिकल किस्म के आदमी थे चीज़ों को, और वो चीज़ों को सोच समझ के करने के आदी थे। पहले सोचते थे फिर करते थे। जो 2-4 चीज़ें उन्होंने बिना सोचे समझे की, उनकी सज़ा अगले 60-70 साल तक उन्होंने भुगती। एक बात। दूसरी बात है, मैं जब बड़ा हो रहा था तो उस वक्त मेरी फिजिकल एलिमेंट्स, मेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेरे माशरे की, इन्वायरमेंट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी कि मैं ओवरवेल्म्ड हो गया बहुत ज़्यादा। और जो चीज़ मुझे बताई जा रही थी उसके वो रिजल्ट्स आ नहीं रहे थे, मैं उसको देख नहीं पा रहा था, ना मुझे उस वैसे रिजल्ट जो मुझे चाहिए थे वो नहीं आ पा रहे थे। सो आई डेवलप्ड दिस थिंग, आई क्रिएटेड दिस वे ऑफ थिंकिंग, जिसके बारे में अभी हमारी एक सीरीज़ चल रही है, द आर्ट ऑफ थिंकिंग एंड अस। इसके बाद अगली आ रही है, जब आप इसको अप्लाई करेंगे, द आर्ट ऑफ लिविंग एंड अस। तो उसमें मैं ये सारा एक्सप्लेन भी आपको करता रहता हूँ, लेकिन सोचने का वो तरीका जो स्पेसिफिक आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ और आपकी अपॉर्चुनिटी और आपकी थ्रेट्स को सामने रख के बनाया जाएगा। ये आपकी लाइफ है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोगों ने जेनेरिक रूल्स बनाए हुए हैं, कन्वेंशनल विजडम की चीज़ें बनाई हुई हैं। आप अपने आप को सामने रख के प्रैक्टिकल विजडम की चीज़ें बनाएंगे। आपको स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो किन चीज़ों से स्ट्रेस होता है, जैसे मुझे एलर्जी होती है तो किन किन चीज़ों से एलर्जी होती है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। पहले रैड वीक से होती है, पॉलन से होती है, जिससे फिर मैं उन तमाम चीज़ों से बचने की भी कोशिश करूँगा और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की भी कोशिश करूँगा। तो आगे जाके वो स्ट्रेस, वो मसाइल, वो परेशानियाँ नहीं आएंगी। तो जब आप इसमें, इट्स ऑल अबाउट नोइंग योर सेल्फ। ये नो दाई सेल्फ 2000 साल पहले जो बताया गया था, पीछे 5000 साल पहले भी जाएंगे तो यही बात होगी। अपने आप को जानेंगे, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स को जब आप जानेंगे तो आप एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल के तौर पे ब्रूटली ऑनेस्ट होकर अपनी कमजोरियां और अपनी स्ट्रेंथ्स को सामने रख के, और उस हिसाब से यू विल डिजायर व्हाट यू विल डिजर्व फर्स्ट। तो जब आप ये, और देन यू विल लर्न टू ग्रो स्लो एंड गो स्लो ऑल्सो। तो ये सारी चीजें उस तरह आती हैं। तो यू हैव टू create this for yourself, as you have to create a livable life for yourself. This is your own responsibility, and I took that responsibility upon my weak shoulders ताकि मैं आहिस्ता आहिस्ता इनको मजबूत कर सकूं। जैसे जिम में जाके आदमी पहले कम वेट उठाने शुरू करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको जब रिजल्ट्स नज़र नहीं आते तो टेक्निक सीखने की कोशिश करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वेट्स बढ़ाता है। जब उसको रिजल्ट्स नज़र आने शुरू होते हैं, वो अपनी डाइट पे, अपनी स्लीप पे, बाकी चीज़ों पे ध्यान देता है। तो एंडोर्फिन्स जब सिक्रीट होते हैं तो उसके बाद जो वेल बीइंग, यूफोरिक जो उसको कॉलिंग आती है, उसको समझ आती है कि ये चीज़ काम की है, तो रिजल्ट्स के साथ साथ आप उसको बढ़ाते जाएंगे। एंड दैट्स हाउ यू डेवलप दिस आर्ट ऑफ थिंकिंग ऑल्सो। कोई है हमारे साथ? रेडियो आज़ाद रौंदे खान जी। सर वालेकुम सलाम। ज़हे नसीब उस्मान भाई, लोग पूछ थक गए, आप हाजिर हुए, मेहरबानी आपकी। हाँ जी, आपके साथ साथ ही गए तो कहीं नहीं, बस जिंदगी में कभी कभी ज्यादा मसरूफ हो जाता है इंसान। होना भी चाहिए कभी कभी। सीख के आएंगे तो हमें सिखाएंगे ना। मैंने कहा सीख के आएंगे तो हमें सिखाएंगे ना, ऑडियंस को भी। नहीं उस्ताद जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप। उस्ताद जी तो मैंने कहा तो है, आखिर में लोग मुझे ही सिखा के जाते हैं सारे मेरी जिंदगी के, तो इसलिए उस्तादी सारी उनमें ही है। शुरू करें क्वेश्चंस। हाँ जी, कभी कभी आपका दिल करता होगा, या सिर्फ अकेला मैं ही हूँ, कि जोर से चीखूं, अंदर से आवाज जोर से निकालूं कि गला फाड़ दूं। आज से 15 साल पहले बहुत दफा ये होता था कि चीखने का दिल चाहता था, चिल्लाने का दिल चाहता था, गुस्सा करने का दिल चाहता था, बैठे बैठे आवाज के अंदर अपने आप को कोसने का, दुनिया को अपनी जगह दिखाने का दिल चाहता था। लेकिन पिछले 15 सालों से जब से ये सेल्फ डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है, जब से मैंने चीज़ों पे एक्शन लेना शुरू किया, जब से स्ट्रेस जो उतना ही है जितना कि मैं मैनेज कर सकता हूँ, लाइफ भी वैसी है जिसको मैं मैनेज कर सकता हूँ, और ख्वाहिशात जब से कम हो गई हैं, जब से एक्सपेक्टेशन दुनिया से और लोगों से कम हो गई हैं, तो पिछले 15 साल में कहीं चीखने चलाने का अकेले में दिल नहीं चाहा। अगर किसी ने डिजर्व किया तो उसको जो बनता था वो ज़रूर दे दिया वक्त के ऊपर। हाँ जी, कभी रोए हो आप अकेले में बैठ के? अकेले में रोना, हाँ बहुत दफ़ा। मैं तो फिल्म देखते देखते भी रो पड़ता हूँ, क्योंकि मैं इतना इमोशनली उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता हूँ। लर्निंग होती है उससे रोने में। ये लोगों ने जो बात बनाई है, इससे मर्दानगी का कोई ताल्लुक नहीं है। मर्दानगी का मतलब होता है आप जो बोलें वो करके दिखाएं, आप जो वादा करें वो पूरा करें, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें जो आप आखिर तक पूरी कर सकें। मर्दानगी इन कामों में होती है। रोने से आंखें भी साफ रहती हैं, दिल भी हल्का रहता है, और स्पेशली अकेला रोना चाहिए, चाहे किसी भी किस्म की तकलीफ है आपकी। और शीशे के सामने रोने की प्रैक्टिस करें। आप इतने बुरे लगते हैं, थोड़ी देर बाद आपकी हंसी निकल जाती। हाँ जी, बेबस कभी हुए हो? अगर हुए तो उसके बाद क्या किया, उसको कैसे हैंडल किया? बहुत दफ़ा बेबस हुए। जब पैसे नहीं होते किसी बात पे तो बेबस फील किया। तो मैंने डिसाइड किया, जब 100 रुपये नहीं होते थे एक ज़माने में, 100 रुपये के लिए मुझे किसी से मांगना पड़ा। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 18 साल थी। उस वक्त मैंने वादा किया अपने आप से कि दुनिया में कभी कोई ऐसा दिन मैं नहीं आने दूंगा
रब से दुआ करेंगे और साथ अपना प्लान करेंगे। उस दिन के बाद से आज तक मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। इसी तरह और बहुत दफ़ा आप कभी लोगों के आगे बेबस हो जाते हैं, कभी मोहब्बत में बेबस हो जाते हैं, कभी माँ बाप के आगे बेबस हो जाते हैं, कभी एक हद से ज़्यादा जब आप चीज़ें चाहते हैं, उस पर मेहनत करते हैं और आपको लगता है इसके आगे रास्ता नहीं, तो आप बेबस हो जाते हैं। बट यू प्रोसेस इट, यू लर्न फ्रॉम इट एंड यू मेक श्योर इट नेवर हैपन्स बिकॉज यू कैन डू इट। अदरवाइज अपनी ख्वाहिश कम करें, अदरवाइज वो तमाम चीज़ें जो आपकी बनती नहीं है वो मत मांगें, क्योंकि वो जब जब बेबस आप तब फील करेंगे जब आपने उन चीज़ों के लिए काम नहीं किया। इसलिए बचपने की ज़िंदगी में आप बेबस फील करते हैं। एडल्ट लाइफहुड में बहुत ही कम होता है कि आप चीज़ों के आगे बेबस हो जाएं। आप मैनेज करेंगे उनको, आगे से एक चीज़ आती है, आप यहाँ से कोई चीज़ करेंगे। ज़िंदगी फिर शतरंज की तरह हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सालों गुजर जाते हैं और आप बेबस नहीं फील करते। समटाइम्स यू जस्ट हैव टू लेट थिंग्स गो। आप उनको नहीं जाने देते तो आप बेबस फील करते हैं। यू हैव टू लेट पीपल गो, लेट सम स्टफ गो, and you have to learn the fine balance between what to hold on to and what to let go. जब आप ये दोनों समझ जाएंगे तो बेबस होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं जिंदगी। हाँ जी, कभी सोचों के गुंजल पड़े, और अगर पड़े वो कैसे जल्दी से निकल जाते हैं या फिर टाइम लगता है? पहले तो गुंजल ही गुंजल थे, सोचे तो थी ही नहीं। पहले 15, 20, 25 साल तो सोचने का जब तक तरीका डिज़ाइन नहीं किया था, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स का ही नहीं पता था। मैं क्या, और जब रियलिटी की एक्सेप्टेंस ही नहीं थी, अपना रोल ही नहीं पता था, रब का, यूनिवर्स का कानून ही नहीं पता था कि मैं को अपने फार्मूलाज भी बनाता उसको पहले जाके। तो पहले तो गुंजल ही गुंजल था, सोच तो थी ही नहीं। तो बाद में जब सोच बनना शुरू हुई, फिर एक्सपीरियंसेस हुए, कुछ रिजल्ट्स आए, कहीं मार खाई, उस जगह पे ट्वीक किया चीज़ों को, रिजल्ट्स जब आने लगे तो फिर गुंजल है ही नहीं, अब गुंजल ही नहीं है, सोच है। और सोच शुरू कहीं से जो सोच शुरू होती है वो कहीं जाती है, वो परेशान नहीं करती मुझे। मेरे लिए सोच ऐसे, जैसे जिन लोगों को मैथ्स पसंद, मुझे मैथ्स नहीं आता, तो मेरे लिए मैथ्स का सवाल देख के अजाब आ जाता था, पड़ जाता था मुझको, लेकिन बाकी लोग इंजॉय कर करके उसको हल करते थे। अब मेरे लिए ये सोच का जो काम है, जो मर्जी हो जाए, मैं सोच के साथ खेलता हूँ, सोच के उसको समझने की कोशिश करता हूँ, उसी से मैं अपनी क्रिएटिविटी बनाता हूँ, उसी से अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, रिश्तों को, मामलात को, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। सोच तो अब दोस्त है आपकी, तो गुंजल कैसे बनेंगे? हाँ जी, शाम सीढ़ी, ये जिंदगी से बहुत मुझे लगता है कि रिलेट करती है। ये एक ऐसी गेम है, जब भी आपको लगता है ये 99 पे मैं बस एक नंबर रह गया, मैं 100 पे पहुंच गया हूँ, और जैसे ही आप 98 से 100 की तरफ जाते हैं तो 99 से आप सीधा 27 पे आ जाते हैं। ये क्या चक्कर है? इसकी समझ आई आपको अभी तक? सांप सीढ़ी का जो खेल है ना, ये जिंदगी का खेल है। इसमें हमेशा एक न एक जगह पे जाके लीप ऑफ फेथ लेना होता है। कभी कभी सारी चीज़ें आपने इक्वेशन में फिट बिठाई होती हैं और सारा हाउस ऑफ कार्ड होता है वो गिर जाता है। तो इसमें कभी कभी आपको, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, अगर आपकी बेसिक्स आपके कंट्रोल में है, बेसिक फाइनेंसेस आपके कंट्रोल में, बेसिक 2-4 रिश्ते जो हैं वो आपके कंट्रोल में हैं, आपकी हेल्थ के ऊपर आपने काम किया हुआ है, इन तमाम चीज़ों पे अगर आपने काम किया हुआ है, फिर सांप सीढ़ी का खेल खेल रह जाता है। उसमें आप इमोशनली, फाइनेंशियली इन्वेस्टेड नहीं होते हैं, वो आपको नुकसान नहीं देता। आप उसको खेलने की प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी तरीके से कर लेते हैं और उस गेम को ज़्यादा बेहतर खेल पाते हैं। ये एक सोच है। जब मुझे ये सोच आई तो मुझे बड़ी अपने आप के बारे में बड़ी बुरी फीलिंग्स आई। आपके साथ मुझे बड़ा प्यार है। एक मिसाल दे रहा हूँ, आपने मेरी बहुत जगह हेल्प की है। कुछ ऐसी बात हुई है जो मुझे अच्छी नहीं लगी, ठीक है, तो वो जैसे ही बात हुई है, मेरे दिमाग और दिल में दोनों में ऐसे ख्याल के आजाद साहब ऐसे हैं, ये चीज इनमें बुरी है, ये चीज बुरी है, इन्होंने फलानी जगह पे ये काम किया था, सारी बातें पीछे छोड़ के ये सोचे आनी शुरू हो जाती है। और मुझे लगता है कि यार ये मैं कौन सा इंसान हूँ जो एक सेकंड में मेरी जो थॉट्स हैं वो सारे चेंज हो गए। ये क्या चक्कर है? हाँ जी, देखो भैया, ये जो थॉट्स जो आपके जहन में आती हैं उसका ताल्लुक आपके बचपन से भी होता है, उसका ताल्लुक आपके एनवायरमेंट, अगर आपका एनवायरमेंट में बहुत सारे लोग बचपन में आपने देखे हैं जो कहते थे वो करते नहीं हैं, फिर आपने जवानी में भी लोगों को जो कहते थे वो करते नहीं, अपने मामलात में जो वादे होते हैं वो पूरे नहीं करते, इस तरह आपने कुछ चीज़ें एनवायरनमेंट में देखी हैं, तो अक्सर आप, इसका मतलब है आप एक ग्रीन रंग है आपके पास, हर चीज़ को आप ग्रीन पेंट करते हो। तो इसी तरह बाकी लोग भी जो आपको ज़िंदगी में मिलेंगे, सबसे पहले आप उनको ग्रीन पेंट से ही शुरू करोगे, लेकिन जब वक्त के साथ साथ वो चीज़ें चेंज होती हैं, जब वो इंसान उन चीज़ों से आगे बढ़कर अपने रिजल्ट्स देते हैं, तो फिर आप अपने कलर जो है ना वो उसको डिफरेंट कलर पेंट करते हो, उसको डिफरेंट कंपार्टमेंट बना के आप उनको वहाँ रखते हो और उनकी इज्जत तकरीम वगैरह करते हो, क्योंकि वो दे आर डिफरेंट देन अदर्स, दे आर होलसम, दे आर होलिस्टिक,
वो सारी आप चीज़ें करते हो। ये बात कि ये ख्यालात क्यों, ये ख्यालात हैं। ख्यालात बुरे आने से आप बुरे आदमी नहीं बन जाते, अमल करने के बाद साबित होता है। जब आप अमल बुरा करते हो तो ये मामलात होते हैं। सो ख्यालात किसी किस्म के भी आपको आ सकते हैं, लेकिन उन ख्यालात को छानना आपका काम है। छाननी इसीलिए होती है, उसमें इसीलिए सुराख होते हैं कि उसमें काम की चीज़ जो है वो नीचे निकल जाए और जो चीज़ आपके काम की नहीं है वो ऊपर रह जाएगी। तो नॉर्मल है ये बात। रिजल्ट क्या निकालते हो आप, उसमें गुडविल आप अपनी कितनी डालते हो, उसमें आप बिलीफ कितना डालते हो, वो आपको बताएगा कि आप कौन आदमी। हाँ जी, कभी अकेले फील किया आपने? बहुत अकेले? नहीं, पिछले तकरीबन कोई 15-20 साल से मैंने कभी अकेला नहीं फील किया। मुझे कभी नहीं लगता कि मैं कभी अकेला हूँगा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अकेला मर जाऊँगा या क्या होगा या फलां क्या होगा। जिस रब ने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी, ख्वाबों जैसी ज़िंदगी मुझे दी है अब तक, वो आगे इससे भी खूबसूरत ज़िंदगी देगा। लेकिन साथ साथ मैं अपने रिश्तों पे, अपने ज़िंदगी पे एज एन एसेट बनाने के लिए अपने आप को काम करता रहूँगा। और ऐसी कोई चीज़, मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ। सॉलिट्यूड मेरे लिए मतलब दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। लोनलीनेस में, अकेलेपन में और अपने साथ रहने में बहुत फ़र्क है। और अगर आप अपने साथ रह सकते हो तो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। हाँ जी, क्यों का क्वेश्चन सबसे पहले आपके माइंड में कब आया, और क्या आपको क्यों का क्वेश्चन का आंसर मिल गया? क्यों क्या मतलब? कि मैं क्यों हूँ और ये चीजें क्यों हैं और क्यों से रिलेटेड सारी वो चीजें। जब बंदा पैदा होता है इस दुनिया में, जब बंदा पैदा होता है दुनिया में, तो दो चीजें वो साथ लेके आता है। एक ये कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, और दूसरा मैं किस से हूँ, मुझे किसने पैदा किया, मेरा मकसद क्या है। इसको जो जितना जल्दी सोचेगा उतनी जल्दी उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, उतनी जल्दी उसको सुकून आएगा, उतनी जल्दी उसके रिजल्ट्स बेहतर होंगे, उतनी जल्दी वो अपनी इंसान होने की महराज पे पहुंचेगा। उसके बगैर तो ये बात शुरू नहीं होती। वरना तो आप बेसिक इंटेलिजेंस के ऑटो पायलट लेवल पे फाइट एंड फ्लाइट के ऊपर चल रहे होते हैं, जो कि जानवर भी चलता है। हाँ जी, कभी मस्जिद के सामने बैठ के नमाज पढ़ने के लिए आप गए हो? कभी ऐसे हुआ है कि दिल कर रहा हो कि यार आज मैं ना जाऊं? बहुत दफ़ा हुआ इस तरह। सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन लोग इसके बारे में बात नहीं करते। वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि लोग उनको जज करेंगे। गालिब सुबह सुबह ना, उनकी उस ड्रामे में भी है उनके, वो सुबह सुबह उठ के चले जाते थे मस्जिद के सामने या मस्जिद के पास से गुजरते थे। तो उनकी बेगम ने उनसे कहा कि वो अपना पढ़ती थी नमाज वगैरह, तो ये अपने बाकी मामलात में शुगल भी थे इनके। तो उन्होंने कहा कि आप जाते हैं सुबह सुबह उठ के नमाज के सामने से गुजरते हैं, तो फिर आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो उन्होंने आगे से कहा, जो यहाँ तक बुलाता है वो अंदर क्यों नहीं बुलाता? ठीक है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मसाइल चल रहे होते हैं। मस्जिद के सामने बैठ के मस्जिद तक जाकर अंदर ना जा सकना इस बात की निशानी है कि आपका दिल नहीं है इसमें। आप अभी तक रिचुअल्स में पड़े थे और आपका दिल नहीं जा रहा उसके अंदर। तो ये जब आप अपने आप पे काम करते हैं, जब ज़िंदगी के मामलात, लोगों के मामलात, जब आप दुनियावी कामों में फंस जाते हैं, तो आप हाज़िरी देना जो बंदा होने के नाते न सिर्फ आपकी ड्यूटी है, ड्यूटीफुली नहीं कर रहे होते। हम सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं कि हम लोग बेसिकली खांजी जैसे कहते थे, बेगार कर रहे हैं। बेगार, जब बच्चों को उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, तो उनसे ज़बरदस्ती जो काम कराया जाता है उसको बेगार कहते हैं। तो किसी कार्रवाई में जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें दिल नहीं पड़ता। दिल तब पड़ता है चीज़ में जब आपके ऊपर पड़ती है, जब आपको रब का कमाल, उसकी अजमत समझ आने लगती है। फिर आप सलाम करने के लिए और हाज़िरी देने के लिए, आप जब तक वो करते नहीं, आपके दिल को सुकून नहीं आता। और जब आप ये करते रहेंगे प्रैक्टिस, तो एक वक्त होगा जब वो टाइम भी आ जाएगा। नाइस ऑफ यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। और ही बहुत सारे लोग हैं, कट गए हैं जी। 9725019390 लेडीज एंड जेंटलमैन, पता ही नहीं चला 40-50 मिनट हो गए और 5-7 ही लोग आए। लेकिन इनमें से क्वेश्चंस ऐसे ज़बरदस्त थे कि इसमें से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में आसानी होगी। एक तो ये बात हम आपको बताते चलें, जो फेसबुक लाइव के ऊपर आप लोग ये शो देख रहे हैं, इसको शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये कोई मैसेजेस के अंदर हो, ये दूसरों तक पहुंचना चाहिए, आपके लिए कोई आसानी पैदा कर रहा है, आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है, तो दूसरों के साथ आप शेयर कर सकते हैं एंड क्लिक द बेल आइकॉन, ताकि आपको जब भी हम या हमारी टीम से कोई भी ऑन एयर आए या फेसबुक लाइव करे तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। रेडियो आज़ाद का फेसबुक लाइव, रेडियो आज़ाद के ऐप्स आपके पास हैं, उस पर आप चेकआउट कर सकते हैं। ये तमाम शोज़ मिक्स क्लाउड पे हज़ारों घंटे रेडियो आज़ाद में हमारे और प्रोग्रामर्स के आप तक पहुंचते हैं। गूगल है आपके पास, गूगल होम, अलेक्सा, तो आप उस पर भी इनेबल कर लीजिए रेडियो आज़ाद। कोई है हमारे साथ, रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर। हेलो,
कट गए जी, दोबारा आ जाइए, कोई बात नहीं। सो स्टूडियो का नंबर, वो तमाम लोग जो पहले कॉल्स कर रहे थे, अगर मैं पहले लेके आपको लॉक कर लेता तो आप थक जाते, क्योंकि सवालात बहुत सारे होते हैं और स्पेशली बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन तमाम सवालों को इस शो का हिस्सा बनाया जा सके। स्टूडियो का नंबर एक बार फिर ले लीजिए, 9725019390 इज़ द नंबर फॉर द स्टूडियो। तो आपके साथ साथ सवाल, एक जो सवाल आया था बीच में सेक्रीफाइस के बारे में, कि आपने लेकिन उससे पहले लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, उनकी कॉल पहले लेते हैं। कोई है हमारे साथ, रेडियो आज़ाद, यूर ऑन दी। जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सर, की हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक सर जी। पहले तो मैंने ये दसो, बंदे को करना की पेगा? सब तो पहला कॉलर बन ली, मैं एक घंटा हो गया लगे ਨੂੰ। वो 3 लाइना ने सर, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਆਏ। बिल्कुल सर बिल्कुल। नहीं, उस्मान ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे सर, like he mostly asked my questions as well, so I had to adjust a little bit. So I have 2 sets of questions sir ji. शुरू करें सर, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, first one is rapid fire. I know Usman has done this previously. I'll throw in a word and you answer it. Sure, go ahead. With 1-liner or 2-liner, whatever you feel like. Okay, first one. Rapid fire. God. Everything. Home. सुकून। Nature. Environment. माँ बाप. Blessing. रिश्ते. इंसानों से हो तो बहुत खूबसूरत। सोच. रब तक पहुंचने का वाहिद जरिया। खुशी. अंदर से। Satisfaction. अपने काम से, अपने पैशन को परसू करने से। People. Beautiful. And the last one. Food. I know you already answered this one. Perfect. Okay. ये लिस्ट बहुत लंबी थी, I have adjusted it. जितना जो मैं जब मूड में आ जाता हूं, तो आप जब मूड में मुझे ले आए तो जो मर्जी करें। आप 1-लाइनर में कह रहे थे, मैं वर्ड में आ गया था। ठीक है सर। अभी जब do you believe in fairy tales? Yes, I believe in making fairy tales a reality. Oh, wow. That's good. I did that. Okay. My life is a fairy tale. I created it. I lived it, and मैंने इसके ऊपर जितने काम मैं कर सकता था, इस दुनिया में जन्नत से करीब तरीन जो जिंदगी गुजारी जा सकती थी, जो मैं डिफाइन कर सकता था, it happened. But it's going to finish one day, and the असल फेरी टेल जो है, जो कमाल आगे होने वाला है, हमने अपने हिसाब से, हमें डिवाइन जो स्पार्क है गॉड का, उसको यूज़ करके हमने अपनी फेरी टेल बनाई। लेकिन असल फेरी टेल इसके बाद जो शुरू होने वाली है ना, अगले जन्म में, वो कमाल ही काम होने वाला है। तो पता चलेगा जिसने ये सब बनाया है, जिसने कमाल किया हर चीज़ में, वो जब आपको जो अभी तक जो लोग जिसको फेरी टेल समझते हैं, वो जब रियलिटी में नजर आएगी तो कमाल हो जाना है वहाँ पे। लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट एंड विटनेसिंग इट एंड हैविंग फन इन इट। रब करे सानू भी देखने का मौका मिले सर जी। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਗੇ सर इंशाल्लाह। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी। In some ways, do you think we are part of the matrix? Agree or disagree? Yes, we are. ये जो कुछ भी है, मोहब्बत का फैलाव है, और ये जो कुछ भी है, इसमें हम chaos theory वाले हैं ना, we are all an integral part of all this. हमारे बगैर इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। और ये सारी चीज़ की जो खूबसूरती है, इसको अनरेवल करना और इसमें अपना रोल प्ले करने के हिसाब से तो सारा हिसाब किताब। Sure. Our next question was like, as you said, on the chaos theory, and it's related to this as well. It's like, I was thinking nothing good has ever come out when any work is executed or like done quickly, instantly. We all know it, but still the chaos around us never settles down. Why? Because most of the chaos around us was not supposed to be this chaotic. We are a part of it.
our thoughts, our actions, our wanting more, all of this has created this mess and chaos. So अब दुनिया जैसी हमने बना दी है, it was not supposed to be this way. ये हमने जी सब किया है. हम समझते हैं ज़िंदगी इस तरह की होनी चाहिए थी, ऐसी ज़िंदगी होनी नहीं चाहिए थी. ये हम अपनी ख्वाहिश के जो हम घोड़े दौड़ाते रहते हैं, जो चीज़ें हम डिज़र्व नहीं करते वो हम मांगते रहते हैं. हर कानून हम अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं. हम रब को, यूनिवर्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं. उस वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हैं. इसलिए ये केओस नहीं है. लेकिन अगर आप इसी केओस के अंदर आप एक ऑर्डर देखोगे, उसी तरह इस केओस में, पूरे यूनिवर्स में जो केओटिक हम जिसको कहते हैं, इसके बीच में देयर इज़ अ परफेक्ट ऑर्डर, और वो अपने तरीके से चलता रहता है, दैट टू क्रिएट द बैलेंस. इसी तरह ज़िंदगी में चाहे जितना मर्जी केओस हो, उसके बीच में इफ यू कैन फाइंड द फाइन बैलेंस एंड क्रिएट एन ऑर्डर, यू विल नॉट फील दिस chaos and confusion and shamozel, all of this. So at the end of the day, it's I who has to work through this matrix. Yes, that's the only. अगर आप अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, you are not indispensable. आप नहीं, मैं अपना काम आज नहीं करता तो मैं बाद में रिप्लेस कर दिया जाऊंगा. यूनिवर्स में मेरी वैल्यू मेरे काम और मेरे कंट्रीब्यूशन से, अगर मैं अपना काम और अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करता तो मुझे रिप्लेस करके किसी और बंदे को दे दिया जाएगा. इतनी सी बात है. You just have to understand it. You're important, and at the same time, if you don't do your job, you're not important at all. Make sense? Oh, makes sense, sir. Understand. Next one. Why are we afraid of reality? Because we think reality is boring. We want to live a fantasy life, but we don't want to work for it. हर बंदा ख्वाब देखना चाहता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम करना भूल जाता है. Plan to live that dream. उसके लिए काम करना पड़ता है, उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है. हर बंदा अपने आप को उस कबूतर की तरह जो है ना, वो आंखें चुरा के कि बिल्ली नहीं है, और थोड़ी देर के बाद वो बिल्ली के मुंह में होता है और वो सोचता है कि नहीं, बिल्ली आज ना नॉन वेज डे है बिल्ली का. तो मारा जाता है बेचारा इस चक्कर में, बिकॉज बिल्ली अच्छा गोश्त देख के कभी भी अपना व्रत तोड़ सकती है. जी. Oh, so the last one. आप अक्सर कहते हैं गुस्सा हराम है, but in case, like, if I'm really mad at someone, is it justifiable, like, that I do deal with it in my head only? Like, शायद वो मूवी देखी होगी, Secret Life of Walter Mitty. So, like, how he tackles everything just in his head. Like, it's just so like, कभी गुस्सा आ जाता है, like, और दिमाग में ही, like, we just done your WWF. Sir. उसके ऊपर कर दिया. Do anything. जैसे मैं गुस्से के साथ, क्योंकि हमारा पैदाइशी मसला था और उसके ऊपर मैंने इतने काम भी किए, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ शोज भी किए. जैसे गुस्से को आपने ट्रीट करना है एलर्जी के तौर पे. अब आपको एलर्जीज हैं तो हैं, आपके अंदर एक वीकनेस है, तो उसमें आपको किस चीज़ से, किस एनवायरनमेंट में नहीं जाना, कौन से मौसम में नहीं जाना, कौन से लोग हैं जो आपको ज़्यादा प्रेशर करते हैं, और स्ट्रेस इंड्यूस भी होता है, एज़मा और ये तमाम चीज़ें. तो आपने उन तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है और जितना हो सके उतना उससे बचना है और अपने आप की इम्यूनिटी ज़्यादा करनी है. और उसके बावजूद अगर कभी हो जाता है तो आपको ये याद रखना है कि इसमें से जो थोड़ी देर का गुस्सा है, उसमें चीज़ें नहीं तोड़नी, बंदे नहीं तोड़ने, उसमें और इस किस्म के जो है ना, एक हद से आगे नहीं जाना है. हद से आगे जब भी आप जाएंगे तो उसमें आपके लिए मसाइल पैदा होंगे. एंड जो कुछ चीज़ें ऐसी हम कर जाते हैं जिसको फिर आप वो ब्लंडर हो जाते हैं, वो मिस्टेक्स नहीं होती. यू कांट टेक बैक ब्लंडर्स, यू कैन टेक बैक मिस्टेक्स एंड यू कैन वर्क ऑन देम. ठीक है ब्रदर, नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच. और साथ और भी लोग हैं, जितने लोग अभी आए, आपको और कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे किसी की ज़िंदगी में आसानी हो सकती है, किसी को कोई पर्सपेक्टिव मिल सकता है, तो ज़रूर आइएगा. आज का ये शो आप ही लोगों के लिए है, तो जितना टाइम भी आप इसको यूटिलाइज़ करें. फिर आगे हमारे दी आर्ट ऑफ थिंकिंग का पार्ट 5 आने वाला है, दी आर्ट ऑफ लिविंग एंड अस की पूरी सीरीज़ आने वाली है, और हमारा फन लिस्टनर शो, नो पन इंटेंडेड, के भी पार्ट 3 आने वाला है. तो बहुत सारी चीज़ें जो पाइपलाइन में, और उम्मीद करते हैं कि उसको भी आप इंजॉय कर पाएंगे. कोई है हमारे साथ? रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम. कैसे हैं आप? अल्लाह करम सर, दुआएं आपकी. खैरियत है. बड़े दिन से एक सवाल ऐसा पूछना चाह रहा हूं जो आपको थोड़ा सा पर्सनल होगा. सर. मैंने आयशा जी से पूछा, उन्होंने कहा आपसे आज पूछने को. जी. सवाल ये है, आजाद भाई, आप माशाल्लाह एक बहुत ही बैलेंस इंसान हो. यू हैव डन सो वेल टू अंडरस्टैंड
ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, दुनिया कैसी है, खुदा कैसा है, सब कुछ समझ गए, मगर शादी क्यों नहीं किया आपने? सर इसके अलावा कोई सवाल है सर? बस यही सवाल है, मगर मैं इसका आंसर आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ कि क्या एक इंसान की रीजन हो सकती है, नॉट जस्ट फॉर योर पर्सनल रीजन, एक ह्यूमन नेचर, कि बहुत इंसान लोगों को मैं जानता हूँ जो बहुत ही नेक लोग हैं, मगर वो जिंदगी अकेले गुजार रहे हैं। सर नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। पहले तो पर्सपेक्टिव में चीज़ को डालने की, हमेशा जब भी कोई चीज़ नॉर्मली जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पर्सपेक्टिव में अगर आप चीज़ें डाल सकते हैं और उसमें कोई आसानी हो सकती है। देखिए हम लोगों ने ना इंसान होने के नाते हमें जो चीज़ें पढ़ाई और बताई गई हैं, हम उस ऐनक से दुनिया देखते हैं। दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप देखते हैं, इसीलिए अक्सर हमें लगता है दुनिया धुंधली है। वो दुनिया नहीं धुंधली होती, हमारी जो ग्लासेस होते हैं उसके ऊपर मट्टी पड़ी होती है। जिस माशरे से हम आते हैं, इस माशरे में बिना सोचे समझे चीज़ें की जाती, ठीक, और उसके रिजल्ट्स, जो मैं काम करता हूँ, जिन हज़ारों लोगों को मैं जानता हूँ, उनमें से 4-5 ऐसे लोग हैं जो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में खुश हैं, बाकियों ने एक दूसरे की मट्टी पलीद की हुई है। और जो आपको, क्योंकि ये लोग आपसे शेयर नहीं करते, आपके साथ उनका वो मामले, वो ताल्लुकात नहीं है जो पिछले 20 साल से मेरे साथ लोगों के हैं, जो हमारे गांव से लेके और किसी भी हद तक। इस वक्त मेरे 19 दोस्त हैं जो तकरीबन 19 जो इस वक्त ज़िंदगी में, और उसमें से बहुत सारे काउंसलिंग भी होती रहती है चीज़ों की, जो इस वक्त अदालतों में खड़े हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर भी हैं, इंडिया के अंदर भी हैं, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं लोगों की ऑस्ट्रेलिया में हैं, इंग्लैंड में हैं, अमेरिका में हैं। बहुत सारे लोग इस शो में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिवोर्स्ड हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, सेपरेटेड हैं, और बहुत सारे मसाइल होते हैं। जब आप एनिमल स्टेट में होते हैं तो उस वक्त आप या लोगों की जज्बात में आके या माशरे के चक्रों में आके आप कुछ फैसले कर जाते हैं, जिसकी वजह से आप सारी ज़िंदगी फिर उसकी पी काटते रहते हैं। जहाँ पहले तो हमने शादी को डिफाइन ही नहीं किया, इसीलिए हम शोज़ करते हैं शादी है क्या चीज़, मोहब्बत क्या चीज़ है, ज़िंदगी क्या चीज़ है, इसको फिर आप एक्सप्लेन करते, और उसके हिसाब से आपको दुनिया में लोग मिलते। बदकिस्मती से जिस माशरे के साथ हमारा ताल्लुक है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को सिर्फ फैंटेसी वर्ल्ड में देखते हैं, उनको काम नहीं करना होता, ना उनको ट्रेन किया गया है सोचने के ऊपर। सो 90% लोग जो मैं अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ, मिलता हूँ, ये नहीं कि कोई बात उनके खिलाफ है या कुछ और है, हम एनिमल स्टेट के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हैवानी हालत में हम लोग। हमने अभी तक अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करना ही नहीं सीखा। हम बेसिक ऑटो पायलट के ऊपर जो इंटेलिजेंस की हमारी एबिलिटी है, जो जानवरों में भी होती है, इंसानों में भी होती है, उसके ऊपर हम चल रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो हमने रिएक्शन दे दिया, कुछ चीज़ हमारी मर्जी पे होगी तो हम और बंदे होते हैं, उसके खिलाफ होगी तो हम और बंदे होते हैं। तो पहले तो ये एक मामलात होते हैं जो आप लोगों को, और ये जितना भी आपने कहा ना, इस वक्त तकरीबन जो ज़्यादातर लोग हैं सेल्फ डेवलपमेंट में, इवन जो सुकरात थे, उनकी लाइफ से अगर आप शुरू करते हैं, जिन्होंने दुनिया को इतना इल्म दिया, और अपने ज़माने में सुकरात के बारे में, और बाद में और भी बहुत सारे लोग थे, और इस ज़माने में बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ डेवलपमेंट के काम करते हैं, जो मोटिवेशन स्पीकर हैं, जो रब का काम करते हैं, और बहुत सारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करती हैं। वो जैसे आपने कहा कि उनकी जो लाइफ है वो अकेली है, ये हम सोचते हैं कि उनकी लाइफ अकेली है। जो लोग सॉलिट्यूड में रह के प्रोडक्टिव होते हैं, उनकी ज़िंदगी के कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिन्होंने उनसे कोई विजडम कशीद की होती है। हमारे लोग क्या करते हैं कि सीखने के बजाय वो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो इतना मैटर नहीं करती, लेकिन उनको एक बहाना मिल जाता है, जी वो क्या बताएंगे, उनकी तो अपनी बेटी ने ऐसे किया, वो क्या बताएगा, उसके तो अपने बेटे ने ऐसा किया। इंसान जब ये देखने लग जाता है ना कौन कह रहा है, उसके बजाय ये देखो क्या कह रहा है, क्योंकि क्या कहने से आपकी ज़िंदगी बनती है। अब आते हैं उस बात की तरफ जो, क्योंकि किसी ने डिफाइन ही नहीं की हैप्पीनेस, इसलिए सारी दुनिया दुखी है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 3 लोग खुश देखे, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 3-4 लोग देखे हैं जो शादी में खुश हैं और बहुत खुश हैं, और इससे बेहतर कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं है। और रब ने इंसान को जोड़ों में पैदा किया है, ठीक है जी। अब कौन से जोड़े में, ये भी लोग कहते रहते हैं कि जी जोड़े में पैदा किया है तो मेरा तो उसके साथ लिखा हुआ था। ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ऐसे ये कहीं नहीं लिखा हुआ जुबैदा की शादी फरहान के साथ होगी। ये खुदा ने आपको चॉइसेस दी हैं, इन चॉइसेस के आप, ये तो फिर जो मेरे दोस्त हैं जिनकी दूसरी, तीसरी, चौथी भी हुई और नहीं भी चली, तो उनमें कौन सा जोड़ा था उनका? तो जोड़े का मतलब नर और मादा का है, मेल और फीमेल का है, ठीक है। इस तरह पैदा हुए हैं, लेकिन बाकी आपकी चॉइसेस होती हैं। और हुजूर पाक ने आपको तरीका बताया है कि कौन सी वो 3-4 चीज़ें जो देखनी चाहिए।
उसमें कंपैटिबिलिटी, फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी, मेंटल कंपैटिबिलिटी है, और बहुत सारी आपकी लाइफस्टाइल जिस तरह का है उसके अंदर की कंपैटिबिलिटी होती है। हम ये सब चीज़ें देखे बगैर करते हैं। ज़्यादातर लोग जो मुझे ऑन एयर, कई लोगों ने भी, और ऑफ ईयर जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो कितनी ही औरतों ने जो उन्होंने कहा जी हम मोहब्बत भी करते हैं, फलां भी करते हैं, लेकिन कितनी दफ़ा दिल चाहता है कि रात को कभी कभी इतना तंग आ जाते हैं कि दिल चाहता है सराहना रखें अगले के मुंह के ऊपर और ये दोनों पार्टी जिस तरह की बातें करती और जान छुड़ा लें इस काम से, ठीक है जी। तो हमको अपने रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं करना था, हम लोग इंडिविजुअली नहीं बन पाए इंसान होने के नाते। और हमने अभी तक, इसीलिए वो आशा जी के पिछले शो में भी मैंने कहा था ना, जो लोग शादी करते हैं, और आगे आप देख लीजिएगा, ये बात लिख लीजिएगा, हम और आप शायद इस दुनिया में ना हो, बाकी लोग देखेंगे, तमाम सिविलाइज कंट्रीज़ में जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप जाते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आपका टेस्ट होता है, जो पास होता है ड्राइविंग लाइसेंस पहले लर्नर उसी को मिलता है और उसके बाद उसी को लाइसेंस मिलता है। किसी भी जहनी मरीज को, इररिस्पॉन्सिबल आदमी को, इमेच्योर आदमी को, जब आप इतनी बड़ी, और ड्राइविंग क्यों आप किसी को नहीं देते, बिकॉज वो कई लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं, अपनी भी जान जाएगी, दूसरों की भी जाएगी। बिल्कुल इस तरह जब आप इंडिविजुअली नहीं है, जब आप रिस्पॉन्सिबल इंसान ही नहीं है, सिर्फ आपने प्यूबर्टी हिट की और आपके मुंह पे दाने निकल आए, या वो उन्होंने जी आपके लिए पहले से कुछ सोच रखा है, उन लोगों ने जिनकी अपनी इतनी तकलीफ दे थी कि आजकल औलाद बेचारी भाग रही है, वो करना ही नहीं चाह रही। तो जब हमने इन चीज़ों को इतना सिंपल माइंडेड रखा है, एक और बात, कभी डिक्शनरी देख लिया कीजिए, सिंपल माइंडेडनेस का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े सिंपल माइंड के आदमी, उसका मतलब ये आप एक अनइंटेलिजेंट आदमी हैं। जिस आदमी को ये नहीं पता कौन सी बात कहाँ कैसे करनी है, मेरे इस वक्त कितना वज़न मुझे उठाना है, मैं इस वक्त कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, जो माँ और बीवी के अलग अलग हुकूक पूरे नहीं कर सकता और दोनों के आपस में कंपटीशन में अपनी अपनी जगह पे बंदा नहीं रख सका, उस बेचारे की क्या ज़िंदगी और क्या सोच है और आगे उसके साथ क्या होने वाला है, ये आप सोच लें। और जब आप डॉक्टर होते हैं ना, अब एक और बात, एक आदमी हार्ट का सर्जन है तो उससे कभी, और 20 साल का उसका एक्सपीरियंस हो गया है और उसकी टेबल पे कोई बंदा नहीं मरता और वो हार्ट का बेस्ट सर्जन है और दुनिया उसको मानती है, उसको कोई नहीं ये जाके कभी कहेगा आपके अपने हार्ट में तो आपने अपनी तो हार्ट की सर्जरी की ही नहीं या कराई ही नहीं, तो आपको कैसे पता है दूसरों की हार्ट की सर्जरी कैसे करते। रब ने इंसानों को बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, उसमें एक गिफ्ट विजडम का है, उसमें एक गिफ्ट इल्मुल बयान है, उसमें एक गिफ्ट ऑब्जर्वेशन का है, उसमें एक गिफ्ट इंट्यूटिवनेस का है। बहुत सारी बातें जो लोग 10-10, 20-20 साल पहले आपको बता सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में होंगी, आपकी नेचर को सामने रख के और आपके साथ चलने वाले बंदे की नेचर को सामने रख के। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर हमारे पास नहीं है, तो अगर हमने वो मसल डेवलप नहीं किया है तो ये हमारा कसूर होता है। ये बात मैं लंबी इसलिए कर रहा हूँ, मुझे एक पॉइंट की तरफ आना है जो कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी का मसला है। बाइसेप्स सबके हैं, जो भी आदमी के बाजू हैं उसके बाइसेप्स भी होते हैं, लेकिन इतने ज़बरदस्त बाइसेप्स नहीं होते कि लोग खड़े होकर देखें, क्योंकि उसके ऊपर, उस बाइसेप वाले ने और ट्राइसेप के ऊपर काम किया हुआ है। हैं सबके, बिल्कुल इसी तरह ब्रेन हम सबका है, इंट्यूटिव एबिलिटीज़ हम सब की हैं, रब के बंदे हम तमाम हैं, हमारे पास अपने अपने गिफ्ट्स होते हैं। सो जब ये तमाम चीज़ें आप नहीं देखते, ये मैं उस बात का भी जवाब देना चाह रहा हूँ आपको कि क्यों लोग, उन्होंने इतनी आसानी दुनिया के लिए पैदा किया लेकिन वो कुछ काम उन्होंने खुद नहीं किया। दूसरी बात, शादी को जब आप डिफ़ाइन करेंगे तो क्योंकि आपने कभी कोई चीज़ डिफ़ाइन ही नहीं की, इसलिए जो किसी ने डिफ़ाइन कर लिया आपने वो केस टेकअप कर लिया और आगे जाके आपको पता चला कि जी ये मैंने क्या कर दिया, और फिर आपने एक बंदे की ज़िंदगी तो अपनी तो ख़राब की, साथ दूसरे की भी की, और उसके बाद जो 2-4 पैदा किए दूसरों को दिखाने के लिए, माँ को की ज़िंदगी बचाने के लिए, हालांकि उसके बावजूद वो फौत होगी, और उनकी खुशी के लिए आपने वो काम करके दुनिया में ले आया जो दुनिया का सबसे बड़ा काम है, औलाद पैदा करके उसकी वो रब पूछेगा आपसे, औलाद की हुई बुराइयां आपके ऊपर आएंगी और औलाद की हुई नेकियां भी आप तक पहुंचेंगी। इसलिए हर बंदा जो है वो सिंपल माइंडेडनेस में, हर बंदा हर काम के लिए पहले तो पैदा नहीं होता। सारे लोग एक जैसे काम नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज कोई कहता है या कोई सोचता है, या सबसे एक्सपेक्टेड है ये, ठीक है। बिल्कुल इसी जैसे चाइना में उन्होंने जब देखा कि भाई एक अरबों लोग एक एक बच्चा पैदा कर रहे हैं तो एक ही कर सकते हैं, इनको लिमिट करो, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इतने हॉस्पिटल्स नहीं है, इतनी स्कूलिंग नहीं है, इतना सिस्टम नहीं है, अभी हम वहाँ नहीं है। तो जब उन्होंने पहले दूसरा बच्चा अलाउड करने से पहले क्या किया, पहले सारा सिस्टम बनाया। ये होता है फ़र्क उसका, जहाँ से कोविड निकलता है और वो कंट्रोल कर लेता है, वहाँ कोई नहीं और मर रहा, और पूरी दुनिया उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। इसको कहते हैं फ़हमो फ़िरासत। रब कहता है मोमिन की फ़हमो फ़िरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है, पहली बात। दूसरी, दुनिया के लिए उतना कर जितना उसमें रहना है।
जस्ट बिकॉज सब कोई काम करते हैं ज़रूरी नहीं मेरी बहनों और भाइयों के आप तमाम लोग भी वो काम करें, क्योंकि अगर आप वो करोगे तो आपको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा, वो चीज़ों के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, क्या किया, क्यों किया और फिर कैसे आपने उसको निभाया। दूसरी बात, ये जो शादी का क्योंकि डिफ़ाइन ही नहीं हुआ, तो जिस किस्म की शादी जो मैंने अपने जहन में डिफ़ाइन की और पिछले 10, 20, 30 सालों में जो मैंने अपने माँ बाप से और बहन भाइयों को, और उसी तरह की शादियाँ मैं अपने इर्द गिर्द भी करवाता और देखता और करता रहता हूँ तो उसमें अब एक वक्त ऐसा आता है जब रिटायर्ड लाइफ होती है। मेरी 4th लाइफ है, ये 4थी ज़िंदगी है जो मैं इसी जन्म में जी रहा हूँ। पहली वो गांव की घर की जो मेरे एक शो में मैंने बताया भी था, उसके बाद दूसरी मेरी आर्मी की लाइफ थी, तीसरी ये रेडियो की और ये मेरी ज़िंदगी, और चौथी अभी की जो लाइफ है मेरी, ये रिटायर्ड लाइफ है। इसमें मैं बहुत सारे काम उस तरह नहीं करता जैसे मैं फ़ौज में करता था, जैसे मैं गाँव में करता था, जैसे मैं रेडियो में करता हूँ या करता रहा हूँ 10 साल तक। तो इस लाइफ को जो मैंने क्रिएट किया है ये एक रिटायर्ड लाइफ है। इसमें मैं ये लाइफ जो मैंने अभी जी है मैं इससे रिटायर नहीं होऊंगा, ठीक है जी। ये अब मैं इस दुनिया से जाते हुए होऊंगा, क्योंकि रब ने इसी ज़िंदगी में मुझे इतने मौके दिए, मेरे पे इतनी मेहरबानियाँ दी, मुझे इतनी इज़्ज़त दी, इतनी मोहब्बत दी, और कि ये मैं तमाम काम कर सकूं और मैं इसको कोई ऑब्जेक्टिव बना के अपना वो कंट्रीब्यूशन दे सकूं जो मेरे बाद दुनिया के लिए आसानी पैदा कर सके। तो हमारी उम्र में जाके जब आप रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे होते हैं तो उस वक्त शादी कंपेनियनशिप और बाकी चीज़ों के लिए होती है, और कभी कभी रजिस्टर भी नहीं कराई जाती। अब इस उम्र में जब आप शादी करें तो उसका इशू भी नहीं बनाना चाहिए और इसको रजिस्टर भी नहीं कराना चाहिए ठीक है जी। सो जहाँ तक बात है इन तमाम चीज़ों के बारे में, तो हर इंसान का, और शुरू में आपने अगर कभी शो सुन रहे हैं तो आपने उसमें 2 दफ़ा सुना भी होगा, जो 2 इंसान जो मेरी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान थे, वो जो इंसान थे जिनका आप जिक्र सुनते हैं वो मेरी ज़िंदगी के सिर्फ वो डेकेड्स पुरानी बात, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी के बेटर हाफ नहीं बेस्ट हाफ भी थे, और वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो उसके बाद ये नहीं कि बाकी लोगों में वो ख़ास बात नहीं है या कोई और बात नहीं है। मैंने जैसी लाइफ में जीना चाहता हूँ फ़िलहाल मैं वैसे जी रहा हूँ। आगे ज़िंदगी कैसी होगी, रब मुझसे क्या चाहता है, मेरे क्या चैलेंजेस और मैं क्या करूँगा, मैं उसके हिसाब से जीऊँगा। और ये पूरी बात बताने का मकसद ये था कि हम में से बहुत सारे लोग अपने बच्चों को, कुछ पेरेंट्स हैं हमारे वो शादी वगैरह और कुछ चीज़ें करना चाह रहे हैं, और बच्चे जिनके लिए उन्होंने इतनी तकलीफ़ें काटी हैं, आज उन बच्चों को उनको अजीब सी फीलिंग हो रही है जब उनके पेरेंट्स इस वक्त अकेले हैं और वो शादी करना चाहते हैं। तो वही बच्चे उनकी राह में रुकावट हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी उन बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया और उनको अपनी ज़िंदगी और अपनी मर्जी करनी थी, और आज वो उन्हीं की राह में रुकावट। क्योंकि हमारे लोगों ने कुछ इमेजेस अपने जहन में बनाए हैं, उनके लिए अपने माँ बाप की खुशी इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग क्या कहेंगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो जब आपकी सोच इतनी नीच और आप इतने घबराते हो दुनिया से और ज़िंदगी से, और आपने लोगों को अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है क्योंकि उनको कुछ खुशी होगी, सुकून होगी। मैं दुनिया में इसलिए नहीं पैदा किया गया कि आप मेरे बारे में क्या सोचते, मैं दुनिया में इसलिए पैदा किया गया हूँ कि मुझे क्या मिला है, मुझे उसका क्या करना है, मुझे उसका जवाब देना है, मेरा रब उसके बारे में क्या सोचता है और मैं उसको जवाब दूँ। तो बिल्कुल इसी तरह। और कुछ बच्चों पे इतना प्रेशर डाला जाता है, शौहर इंपोर्ट किए जाते हैं, बीवियां इंपोर्ट की जाती हैं, जो बंदे डिवोर्स्ड हो जाते हैं उनको बुरी नज़र से देखा जाता है, जो बंदियां बेचारी डिवोर्स्ड हो जाती हैं उनको बुरी नज़र से देखा जाता है, सिंगल पेरेंटिंग को अजीब तरीके से देखा जाता है। ये तमाम नीच सोच के शाखसाने हैं और ये तकलीफ़ देंगे आपको। इन तमाम चीज़ों के आपको इस ज़िंदगी में भी जवाब देना पड़ेगा और ऊपर की जो आपकी ज़िंदगी है उसमें भी जवाब देना पड़ेगा। तो हैव अ हार्ट दैट लिव व्हाट यू बिलीव इन। औरत हैं तो बी अ वुमन, मर्द हैं तो बी अ मैन, टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है आपने क्या किया, क्यों किया, कैसे करेंगे। आपकी ज़िंदगी, इसमें आप जवाब दें। दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको आप किसी तरह से भी कोई जवाब दें। मेरी पर्सनल लाइफ में इस वक्त ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मुझसे जो मैं जीता हूँ, जो करता हूँ और इन तमाम चीज़ों से क्या मेरे से कुछ सवाल पूछे। ना मैंने कभी किसी से इस तरह के सवाल या पर्सनल चीज़ें नहीं पूछता, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है। इसको आपने बिल्स आपने देने, रात को नींद आपको अपनी अच्छी आनी है कि नहीं, सुबह आप उठते हैं हशाश बशाश और खुश उठते हैं कि नहीं, लोगों के लिए आसानी पैदा करते हैं कि नहीं, अपनी ज़िंदगी में अपने लिए आसानी पैदा करते हैं कि नहीं, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, कुछ भी हो जाए, आपने अपने साथ रहना है। अपने साथ का रिश्ता किसी दूसरे के चक्कर में कभी ख़राब नहीं करना है और सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने हैं, चाहे जो भी वो फ़ैसले हों। नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड क्वेश्चन। इसके लिए मुझे इतना अच्छा एलैबोरेट करने का मौका मिल गया और बहुत सारे लोग उनकी ज़िंदगी में काफ़ी आसानी होगी अगर इसको ऑब्जेक्टिवली वो समझना चाहें। रेडियो आज़ाद, यू ऑन देयर। अस्सलाम वालेकुम भाई, दिस इज नासिर।
सर नाजिश कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बस ठीक सर, आपका बड़ा अच्छा शो है, हमेशा मजा आता है। लेकिन आज मैंने कहा मैं कॉल करूं और आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कही कि ये आपका फोर्थ स्टेज, लाइक आप फोर्थ लाइफ जी रहे हैं आप एक ही लाइफ में। यस। तो बिकॉज आपका एपिसोड लाइक आर्ट ऑफ थिंकिंग पे आप काइंड ऑफ जा रहे थे, तो मुझे एक आपसे सवाल करना था कि ये आपको लगता है कि हम सबकी डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं हम लाइफ में, एंड व्हाइल दैट्स हैपनिंग डू यू रियली थिंक कि ये हमारे लिए कोई एक डिफरेंट लाइक कहते हैं ना कि आपका डिफरेंट यू डिमांड करता है एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ, सो डू यू थिंक दैट इज ट्रू? एंड आपने अपने उसमें से क्या एक्सपीरियंस किया कि जब आपके ये एवरी स्टेज ऑफ लाइफ आपको कैसे रियलाइज हुआ कि मेरा डिफरेंट स्टेज है, बिकॉज ऑफ योर पैशन, बिकॉज ऑफ योर इंट्यूशन, लाइक किस तरह से आपको लगा कि आपने प्रोग्रेस किया है और वो आपसे क्या डिमांड किया उस चीज से? बिल्कुल ठीक, एक ही क्वेश्चन है जी। नाइस ऑफ यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। टोटली डिफरेंट लाइफ थी, गांव की, स्ट्रगल की, अपने आप को समझने की, बहुत मुश्किल लाइफ, सबसे मुश्किल लाइफ बचपन की ज़िंदगी थी जिसमें आप अपने आप को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं आम आदमी की तरह क्यों नहीं हूँ, मुझे सांस की तकलीफ़ क्यों है, मुझे इतनी कन्फ्यूजन क्यों है, मुझसे कोई सीधा काम ठीक से होता क्यों नहीं है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इस गाँव में मैं क्यों हूँ। मैं कोई जहाज़ जब गुजरता था तो देखता रहता था कि ये मैं कब जाऊंगा, इस गांव से बाहर कब निकलूंगा, मैं ज़िंदगी कब शुरू करूंगा अपनी, और इतने कमज़ोरियाँ क्यों हैं मेरी, सांस की तकलीफ़ क्यों है मुझे, ठीक है। इस किस्म के बहुत सारे मसाइल थे, टफ था, उससे बहुत कुछ मैंने सीखा। उसके बाद आर्मी की लाइफ थी, अमेजिंग लाइफ। एक दफ़ा सबको फ़ौज में 2 साल के लिए ज़रूर जाना चाहिए, आपको अपने बारे में बहुत सारी खुशफहमियाँ दूर हो जाएंगी और बहुत सारी रियलिटी चेक्स मिलेंगे आपको। तीसरी लाइफ ये रेडियो की थी जो मैंने सब कुछ छोड़ के शुरू की थी, और वो हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, उसमें लोगों के बारे में बहुत कुछ मैंने सीखा। तीनों ज़िंदगियाँ अगर मैं ना जीता, उनसे सबक हासिल ना करता, तो फोर्थ लाइफ, एक लाइफ में चौथी लाइफ में नहीं बना पाता। मैं अपने बेसिक फाइनेंसेस को नहीं कवर कर पाता, मैं अपने चैरिटी का जो मेरा काम है मैं ये कभी नहीं कर पाता, मैं अपने दोस्तों के लिए जो करना चाहता हूँ और मैं कर रहा हूँ इस लाइफ में, मेरा ये गिविंग बैक की लाइफ है। मुझे जो मिलना था मिला, जो मुझे चाहिए था मुझे मिला। अब मेरा जाने से पहले का जो वक्त है, ये आखिरी जो मेरी लाइफ है, मैं अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से इंसान पहचाना जाता है। तो अब मेरा ये गिविंग का टाइम है, मैं अपना टाइम लोगों को देता हूँ, उनके साथ शेयर करता हूँ, जो लोग डिज़र्व करते हैं उनको ज़्यादा देता हूँ, जो नहीं डिज़र्व करते उनसे ले लेता हूँ। जो लोग चैरिटी हमारा जिसको हम काम करते हैं रेडियो आज़ाद के थ्रू भी और गांव में और बाकी अपने 4 दोस्तों के साथ मिलके, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बस करते हैं दिल से जो हम करते हैं वो करते हैं। और ये जो लाइफ हमने बनाई है, और ये बात कि हर ज़माने में आप नई बातें सीखते हैं, और इस लाइफ जो पीछे सारी तीनों ज़िंदगियों से सीखा, और मेरी सीख सिर्फ ये नहीं है, मेरी ज़िंदगी 140 साल, तकरीबन ये 130 साल बनते हैं। 91 ईयर्स मेरे फादर की ज़िंदगी के और 40 ईयर्स मेरे ज़िंदगी के, तो 130 साल में मैंने उनसे भी 90 साल में मैंने बहुत सारे सबक सीखे, और उसके बाद उनको अप्लाई भी किया, उनसे डिस्कशंस भी किए, और बाकी लोगों से भी करता रहता हूँ। तो जाने से पहले इंशाल्लाह इसी ज़िंदगी में कम से कम 200-400 साल की ज़िंदगी के जो काम है, ये अब सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, और मेरे जाने के बाद भी ये लोगों के काम आती रहेंगी, और कुछ लोगों को इंस्पिरेशन मिलती रहेगी, कुछ को इंकरेजमेंट मिलती रहेगी। और ये कि हैव अ हार्ट, कुछ नहीं होगा, you will sail through, everything will be fine, just keep working on it, don't give up no matter what happens, just don't give up। गिरो, थको, रो, परेशान हो, जो मर्जी है, लेकिन जब मकसद बना लिया ज़िंदगी का, तो हर चीज़ उस मकसद के ऊपर कन्वर्ज करनी चाहिए, ये असल मकसद है। कोई है हमारे साथ इस वक्त? मैंने 3 लाइंस लॉक की हुई हैं, देखते हैं जी। रेडियो आज़ाद, you're on there। Assalamu alaikum सर again। वंश जी सर। Okay, so I'm honing in on your thinking. That's what intrigues me. I have never seen you, emotionally disturbed. I haven't seen you talk in an emotionally disturbed way. How, most of us, majority of us, we get our emotions, our feelings into what we think and what we do and what we always thinking about. How do you separate yourself from the emotion? I know it's you as a counselor. You can tell people, like you were just doing right now, be strong, be headstrong, don't get, stay focused on, because you're not in it. So how do you deal with it, the situation that you ये मुझे बताइए सर, जितना आप मुझे जानते हैं, some of the situation that we have been in also and we have talked about, उसमें आपने मुझे देखा कहीं इमोशनल होता हुआ, प्रैक्टिकल होता हुआ देखा, आपने सख्त होता हुआ देखा, आपने चीज़ों को डिस्कशन करके आपको एक डूइंग द राइट थिंग के ऊपर देखा, वो सारी चीज़ें आपने देखी? Yes. नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सवाल है जनाब।
पहली बात, हम पठान हैं, इमोशंस पठान के अंदर जो है ना वो लाजमी है, ठीक है। पठान के बारे में हमारे गांव में कहते हैं पठान या गैरतमंद होता है या बेगैरत, बीच में नहीं होता। और बेगैरत बड़े कम नजर आएंगे आपको, ठीक है जी। और उनकी ज़िंदगी बड़ी अजाब होती है जहाँ वो रहते हैं। इसीलिए इमोशनल होना ये पैदाइशी है। मेरे साथ माँ बाप दोनों बड़े इमोशनल थे, लेकिन इमोशनल एक वक्त के बाद, बचपन में क्या हुआ, मैं पैदा कैसे हुआ, मैं किस जीन्स के साथ पैदा हुआ, मैं किस एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ, मुझे बचपन में क्या मिला क्या नहीं मिला, वो बचपन की बातें हैं। जवानी में आप पिछली बातों को अगर रोते रहेंगे या तकलीफ देते रहेंगे या उन बातों में, जब तक आप एनालिटिकली चीज़ों को देखेंगे नहीं, डेस्परेट आप तब होते हैं जब आपका इख्तियार नहीं होता, जब आपके बेसिक्स आपके काबू में नहीं होते, जब आपके खर्चे कम हैं तो आपके थोड़े से फाइनेंशियल नीड है, जब वो पूरी होती है। 3-4 आपके रिश्ते हैं जो हमेशा बहुत स्ट्रांग है, जिस पे आप काम करते रहते हैं, जब वो मजबूत हैं। सेहत के ऊपर आप परमानेंट काम करते रहते हैं, जब वो ठीक है। तो गुस्सा करने की और इमोशनल होने की और हर चीज़ में इमोशनली इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत क्या है? इमोशन जैसे बताया है उसको अप्लाई भी उसी तरह करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर के लिए अगर गुस्सा आ भी गया कोई बात नहीं, लेकिन इमोशन में फैसला कर देना बेवकूफ़ी है। नाराज़ होना, गुस्सा करना, तकलीफ में होना नॉर्मल बात है, लेकिन फैसला करके अपनी ज़िंदगी ख़राब करा लेना, अपने फाइनेंसेस ख़राब करा लेना, अपनी सोच ख़राब कर लेना, गलत बंदे के साथ रिश्ता कर लेना, दोस्ती कर लेना, पार्टनरशिप कर लेना, तो जुल्म है ना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो पढ़ाई जाती है उस पर ध्यान देना। यू हैव टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, एंड बाय द वे इमोशनल होना इज़ नॉट अ वीकनेस। हम देसी लोगों को जो बीमारी है वो जज्बाती बीमारी है, ठीक है। वो हमें बीमारी है, हमारी ये मेंटल कंडीशनिंग नहीं हुई है, तो ये बीमार किस्म की जज्बातियत खतरनाक है। इमोशनल तो बड़ी ज़बरदस्त, इमोशन होना एनर्जी है, इमोशन एनर्जी है। अक्सर लॉजिकल बंदे अक्सर गिर जाते हैं और उठ नहीं पाते, लेकिन इमोशनल बंदे उठ के दोबारा खड़े हो जाते हैं। लेकिन इमोशन को खाने में नमक की तरह, मेरी ही फिलॉसफी है, आपको पढ़ाई थी कि बिरयानी में आलू भी हैं, गोश्त भी है, मसाले भी सारे हैं, लेकिन अगर उसमें नमक नहीं डाला तो ब्लैंड है, वो नहीं खा पाएंगे। तो अगर इमोशन ना होता तो आप रोबोट हैं। तो इंसान के लिए इमोशन को नमक के तौर पे यूज़ करना है। अगर ज़्यादा डाल दिया तो बिरयानी किसी काम की नहीं, नहीं डाला तो बिरयानी किसी काम की नहीं। तो आप उसको यूज़ ज़रूर करें, लेकिन इंटेलिजेंटली नमक यूज़ करना है आपने। इतनी सी बात है। इमोशनल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तमाम ह्यूमन बींग्स हैं, चीज़ें होती हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपका एक रास्ता होता है, आपने इतनी मेहनत की होती है, रिश्ते पे मेहनत की होती है, वक्त ज़ाया हो जाता है, एनर्जी ज़ाया हो जाती है, आपने अपने पैशन के ऊपर इतना काम किया होता है, जगह नहीं मिलती है आपको, कोई बात नहीं, कोशिश तो आप करते रहेंगे ना, उस पर आपने ध्यान देना है। ठीक है सर, नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। रेडियो आज़ाद ऑन दी। हेलो आज़ाद जी। जी मैम, हेलो। इतने सालों से हम आपके इंटरव्यू करते रहे हैं, एवरी सीजन यू डू दिस, सो इतने खास कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने मिस कर दिया कि आपने शादी के बारे में, आई कॉट द लास्ट पार्ट ऑफ इट, तो लेट मी आस्क यू कपल ऑफ क्वेश्चंस। एक जो शादी की बात थी ना, शादी के जो मामलात थे, सोचिए ज़रा, दुनिया में जो लोग शादी के बारे में बहुत बातें करते हैं, वही कहते हैं जी हमारे लोगों का यही एक मसला है। जब आप इसको मसला बनाएंगे तो ये मसला, ये आपका पर्सनल मामला है, इसके साथ जो करें, एक करें, दो करें, ना करें, बच्चे करें ना करें, सिंगल रहें तो ये एक चैलेंजिंग काम है, शादी करते हैं तो वो एक और चैलेंजिंग काम है, अगर दो करते हैं तो वो एक और चैलेंजिंग काम है, बच्चे करते हैं नहीं करते, रब आपसे इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं है। ऑब्जेक्टिव लाइफ में ये दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, दे आर नॉट हार्ट ऑफ योर लाइफ। हार्ट ऑफ योर लाइफ पैशन में होता है, जिंदगी में होता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैंने उसके ऊपर बहुत लंबी बात कर दी है, लिसन टू द शो लेटर ऑन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर। जी वालेकुम सलाम है। थोड़ा सा मस्ती, थोड़ा सा फन, थोड़ा सा शुरू करें, बिस्मिल्लाह। फॉर योर लिसनर्स। यप। ओके, सो व्हाट इज द बिगेस्ट लेसन जो आपने कोविड के दौरान सीखा? दैट जो लाइफस्टाइल मैंने क्रिएट किया था उसमें ऑल ऑफ दिस वाज ऑलरेडी इन बिल्ड। तो ये 15-16 महीनों में ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई जो मैं मिस करता हूँ। मेरे लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आई, किसी भी चीज़ में कोई मसला मुझे नहीं हुआ। सो दैट वाज अ गुड थिंग कि जो मैंने अपने लिए लाइफ क्रिएट की थी उसमें इस किस्म की जो
जिसको एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं, या इस किस्म की सिचुएशन, इट वाज ऑल बिल्ट इन, दैट वाज अ गुड थिंग। मुझे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे 3-4 लोगों से मैं मिलता था, उनसे अब भी मिलता हूँ, 3-4 लोगों से बात करता था, उनसे अब भी मिलता हूँ। जो मेरे चैरिटी के काम थे वो भी वैसे चलते हैं, शो भी वैसे चलते रहे, बल्कि मैंने ज़्यादा दिलो जान से शो किए, क्योंकि लोग काफ़ी परेशानी और तकलीफ में थे, तो उनको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिल जाती थी। Yeah, we are witness of that. Okay, so one word which don't describe you. Selfish. What is the worst advice you have ever received so far? Most of the advices that people have given me, they were all actually really bad and worse, because they don't know me. They never knew God. They never knew the universe. ना वो खुद ज़माने के बारे में जो बताते रहे वो गलत था, जो मेरे बारे में बताया वो गलत था, जो रब के बारे में बताया वो गलत था। तो मुझे आज तक किसी से कोई स्पेशल एडवाइस ना मैंने ली है कभी। और दूसरा, मैंने लोगों को, जिन लोगों से मैं इंस्पायर्ड हूँ, मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ, उनकी ज़िंदगी को देखता हूँ, उनके रिजल्ट्स को देखता हूँ, तो मुझे किसी की इस तरह सच एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ऐसी चीज से आपके साथ में लोग बहुत वैल्यू करते हैं लेकिन आप नहीं करते। लोग तो हर ही चीज को उसको वैल्यू करते हैं जिसको मैं नहीं करता। वो एक चीज बता दे जो टॉप ऑफ योर माइंड। लोग पैसों को बहुत वैल्यू करते हैं। मेरे लिए उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। पैसा जो है वो जरूरी है, लेकिन बेहद जरूरी और बहुत जरूरी नहीं है। लोग जो है वो क्या आपसे कहूँ, पूरी लोग ख्वाहिश जो उनकी बनती नहीं है उसको वो बहुत चाहते हैं, और मेरे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं। मेरे लिए हर वो चीज बेकार है, जिसके लिए मैंने काम नहीं किया। Okay. So what is the last new thing you tried recently? Last new thing that I tried? Yeah. ये मैंने पिछले दिनों कुछ रिचुअल थे जो मैं करना चाह रहा था काफी सालों से, और मैं नहीं कर पा रहा, तो पिछले रमजान में मैंने शुरू किए थे, वो मैंने ट्राई किया। It's really good. And I'm happy that I worked hard on it and it's working. Oh, it's working. Then what is your favorite affirmation? Favorite affirmation? Yes. Show से You related। always remind yourself, or you always say to yourself. कोई बात नहीं, हो जाएगा, होता है। कर लेंगे, देख लेंगे, दुनिया है, चलता है, होता है। So आपके इतने सारे लोगों से डिस्कशन होती है, एक ऐसी चीज जो आप समझते हैं कि वो बिल्कुल सही है लेकिन लोग उससे अड़ जाते हैं। 99% लोग जो मेरे साथ ज्यादातर डिस्कशंस करते हैं ना, उनका कान चिट्टा होता है, चाहे उन्होंने जितनी मर्जी डिग्रियां ली होती हैं, जितनी मर्जी बड़ी यूनिवर्सिटीज से वो बेचारे आए होते हैं। आप ऐसे कान ढूंढते कहाँ से? ये असल में लोग आप जहां से भी लेके आएंगे ना, वो घूम फिर के अपनी मेंटल कंडीशनिंग की प्रोडक्ट बन जाएंगे। वो दुनिया के डर के चक्कर में आ जाएंगे, वो अपने आप को, वो एनवलप को पुश नहीं करेंगे, वो अपनी फ्लाइट को बेहतर नहीं करेंगे, और उनके पास आखिर में 99% जो डिस्कशन करते हैं, उनके पास एक बहाना होता है कि मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ, बस मुझे शौक है अजीब अजीब बातें करने का। तो ज़्यादातर लोग निकम्मे होते हैं, जिनसे एंड रिजल्ट ये निकलता है। करते वो वही हैं जिन्होंने करना होता है, रिजल्ट नॉर्मली वही आता है जो उनसे पहले आ चुका होता है उनकी ज़िंदगी। So who is your biggest cheerleader then? मेरे लिए? Yes, who is your biggest supporter or cheerleader? मेरे पास वो 4 लोग हैं। मैं उन्होंने कभी मुझे क्वेश्चन नहीं किया। वो कहते हैं जी आप गलत काम कर ही नहीं सकते, अगर आपने गलत किया तो सोच समझ के किया होगा, उसका कोई मकसद होगा। वो चिट्टे कहाँ हैं या काले कहाँ? नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। उनको मेरे ऊपर फर्म बिलीव है, जैसे हमको रब पे है, उनको रब पे भी है, तो कहते हैं हमें इस तरह के लोग हैं मेरे पास। 2 इस दुनिया में रहे हैं, 2 नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया, तो वो वाहिद लोग हैं। और ये तोहफा जो लोगों को बोल के लाबाजाद के सूरत में मिला है, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है उन लोगों की जो मोहब्बत है मेरे साथ। ये शो उसी की पैदावार है। Lucky you. Okay, great. So, अगर आपको 90 साल तक जीना हो, अगर कहा जाए, और आपको कहा जाए कि you can retain the mind or the body for the 30-year-old for the last 6 years of your life, आप क्या चूज करेंगे, माइंड और बॉडी? बॉडी के ऊपर तो मैं काम करता रहूंगा। माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज माइंड एक एज के बाद जो चीज़ें हम लोग खा रहे हैं, जिस किस्म के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केओस में हम रह रहे हैं, तो माइंड जैसा मेरा है, अगर ये माइंड ऐसा रहता है और अगर मैं जिस्म को संभाल सकता हूँ, तो जितनी लंबी जिंदगी हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रब की जो मर्जी, और अगर पहले लेके जाना चाहते हैं तो पहले उसकी मर्जी। अगर आपके पास कोई क्रिस्टल बॉल हो जिसमें आपको अपनी अपनी करंट जिंदगी, आपका फ्यूचर और आपके बारे में वो कुछ भी बता सकती हो, कोई ऐसी चीज यू वांट टू नो मोर अबाउट योरसेल्फ? नो, मुझे क्रिस्टल बॉल ऐसा भी हो, मैं उसको कभी डब्बे से ही बाहर नहीं निकालूंगा। द फन इज इन द जर्नी, फन इज इन क्रिएटिंग थिंग्स। इट्स नॉट कि मेरा एंड क्या होगा।
आई डोंट वांट टू नो द एंड। द एंड जिसने लिखा है, जो लोहे महफूज में, आई एम परफेक्टली फाइन विद इट। मैं अपनी सोच समझ से जो कर सकता हूँ मैं सिर्फ उस पर काम करूँगा। मुझे ना नजूमियों में कोई इंटरेस्ट है, ना फ्यूचर दिखा फॉर्चून टेलर में कोई इंटरेस्ट है, ना किसी और चीज़ में। मुझे इंटरेस्ट है मैं अपना दिलो जान से अपना पैशन जो है वो परसू कर पाता हूँ कि नहीं, और इसी तरह मैं दुनिया से निकल जाता हूँ कि नहीं। मुझे इसके अलावा नहीं इंटरेस्ट किसी और चीज़। So what do you value most in your friendship? फ्रेंडशिप में Yes. सबसे इम्पोर्टेंट जो बोला है, अगले बंदे ने कह दिया यस ऐसा ही होगा। इसके अलावा मुझे दोस्ती में कभी कुछ नहीं चाहिए होता। मैंने और दोस्त ने भी अगर मुझे कुछ कहा है कभी, तो मैंने भी ये कहा है ठीक है जो आप चाहते हो। सही। तो अगर आपके घर में सब कुछ है जो आपने अभी तक चाहा और अचानक उसमें आग लग जाती है, तो आप क्या एक आइटम सेव करना चाहेंगे? आजकल तो सेल फोन ही सेव करना चाहेंगे आप, लेकिन वो भी अपना क्लाउड पे पड़ा हुआ है। तो मेरे पास फोन तो किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा वो हर चीज जो है ना आजकल ईमेल्स में भी है, जगह पे भी है, तो कुछ खास चीज सेव करने की जरूरत नहीं। आई वुड जस्ट ट्राई टू सेव माई सेल्फ, ताकि मैं हूं तो दुनिया है। आई एम द पैकेज जिसके ऊपर लिखा हुआ है सैल्वेज फर्स्ट, रेस्ट। और जैसा मैं हूं, और मैंने क्योंकि छोटी मोटी चीजें कुछ गांव में, कुछ घर में, कुछ दोस्तों के साथ कुछ काम ऐसे किए हुए हैं, मुझे ये सारी चीजें दोबारा बनाने में 2-4 महीने लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर आप कोई एनिमल होते तो आप कौन से एनिमल होते, क्यों होते? इस तरह ये मैंने कभी सोचा नहीं कि होता तो क्या करता, लेकिन अगर मेरे पास चॉइस होती तो मेरा ख्याल है मैं परवाज का शौकीन आदमी हूँ। आज़ाद परवाज का शौकीन है, तो कोई ऐसी चीज़ होता जो कि आज़ाद परवाज कर सकता, मैं दुनिया देख सकता, ऊपर से मैं नीचे देख सकता कि ये, और जैसे मैं अभी भी जहाज़ों में जाके देखता हूँ कि नीचे कुछ है, कुछ खास है नहीं नीचे, हर चीज़ इतनी छोटी है लेकिन हमने इतनी बड़ी बना रखी है। तो अगर आपको अपनी जिंदगी, इफ यू कुड ट्रेड योर लाइफ विद एनीवन फॉर अ डे, कौन सा ऐसा शख्स होगा? कोई भी नहीं। कोई नहीं। और जिन लोगों की मैं इज्जत करता हूँ, अकीदत करता हूँ, उनका मुकाम इतना ज़बरदस्त है कि मैं अगर उनके ज़माने में होता तो मैं उनके साथ बैठ के बात करके उनको देखता, उनसे कुछ सीखता। इसके अलावा और ऐसी कोई चीज़ नहीं। अगर आप कुछ भी खरीद सकते होते दुनिया में, लेकिन खरीदने के लिए आपके पास आधा दिन होता, तो आप क्या खरीदना चाहते? कुछ भी खरीद सकता, खरीदने का अगर दुनिया में कुछ भी चीज़ खरीद सकता और आधा दिन होता तो कोई तो प्रॉब्लम ही ना होती। मुझे जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो मैं खरीदना चाहता हूँ, जो मेरे बेसिक नीड्स की चीज़ें, बिकॉज आई एम अ मैन ऑफ मिनिमम नीड्स, तो वो सही है। लेकिन अगर कभी हाइपोथेटिकल, और आधे घंटे में आजकल के ज़माने में तो कोई भी चीज़ कहीं से भी खरीदी जा सकती है। एक चीज़ वही मैं सोचती हूँ, व्हाट वुड बी ऑन द टॉप ऑफ योर माइंड? हर चीज़ खरीदी जा सकती है, कुछ भी। मैं कुछ भी सोचता तो हो जाता। Okay. Where would you go if you were invisible? Where would I go if I was invisible? Yes. मैं जिस तरह का इंक्विजिटिव या क्यूरियस नेचर का आदमी हूँ, मैं तो किसी जगह पे भी चला जाता, हर चीज ही लर्निंग। आप ये सारा घुमा रहे हैं, आप स्ट्रेट एक चीज बताएं। वो मैं एक्चुअली अगर मैं इनविजिबल हो सकता, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ और अपने एक्सपीरियंस और अपनी जिंदगी के अलावा किसी और बंदे में इंटरेस्ट तो है नहीं, तो मैं इनविजिबल होके उन जगहों पे जरूर जाता कि जिनको मैं आगे अपना प्लान कर रहा हूँ फ्यूचर में कुछ चीज़, और जो मुझे ऑब्स्ट्रक्शन और लोग हर्डल्स दे रहे हैं, मैं वहां जाके, मैं इनविजिबल होके वहां जाके उनके साथ वो चीजें करता ताकि वो मुझे मेरा रास्ता क्लीन करने दें। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, एक ऐसी चीज यू हैव और यू ओन व्हिच यू विश दैट यू डिडंट हैव। आई हैव, मेरे पास क्योंकि मिनिमल हूँ तो इसलिए ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो मेरे पास ना होती। नहीं, एक ऐसी चीज जो आपके पास है और आप चाहते हैं कि वो मेरे पास नहीं होती। ऐसी कोई चीज़ नहीं। नहीं। और अगर मेरे पास है और मैं चाहता तो नहीं है मेरे पास, तो मैं दे ना देता किसी को, या मैं उसका कुछ कर ना देता। नहीं, आई मीन कि आपके पास है लेकिन आप कहते हैं कि यार ये ना ही होती तो अच्छा था, ये तो स्यापा ही है मेरा। वैसे तो हर चीज़ स्यापा है, जो भी आप एसेट बनाते हैं एक्चुअली वो आपकी लायबिलिटी होता है, आप उसकी आप कीप पे पैसे खर्च कर। नेचर की कोई चीज होती है कभी, मतलब मटेरियलिस्टिक नेचर की। हाँ, एक मेरी चीज़ नेचर में है जिसकी वजह से मेरा अक्सर ज़्यादा प्रोसेस लंबा हो जाता है मेरा, ये बार बार लोगों को चांस देना, ये इसको मैं छोड़ देता। एक दफ़ा 2 दफ़ा हो गया, अब बहुत है, बार बार एक ही चीज़ करने की जरूरत नहीं इंसान होने के नाते। अब समझिए। अगर आपको प्रेसिडेंट बाइडेन से 10 मिनट बात करने का मौका मिले तो आप क्या बात करेंगे? इमिग्रेंट्स के बारे में बात करता मैं हम लोग इतनी बड़ी पावर हैं यहाँ,
और उनको लोग सिर्फ अपने घर बुला के और थोड़े से पैसे लेके तो किसी सेनेटर को दे देते हैं। ये मैं कभी नहीं करता। मैं उनको स्ट्रेंथ बताता कि हमारे यहाँ 6 मिलियन लोग हैं और हम इनको यूनाइट करके तो इसमें बहुत सारी आसानियाँ और जितने फ्लुएंट हैं हम लोग, हम कमाल कर सकते हैं मुल्क के कंट्रीब्यूशन के लिए। हमारे जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं इसमें कमाल कर सकते हैं हम लोग। तो इसके बारे में बात करता हूँ। On the scale of 1 to 10, rate yourself as a boss. As a boss? Yes. 6. अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके लिए आपको $1 million दिए जाएं, लेकिन फिर भी आप उसको प्रमोट नहीं करना चाहेंगे? ऐसा प्रोडक्ट? Yes. प्रोडक्ट ऐसा कौन सा है? वो कोई मिलियन क्या 10 मिलियन भी देते हैं, मुझे कहें जी कि आप कोकेन प्रमोट करना शुरू कर गुजारी बात है, कौन करेगा उसको? जी नेक्स्ट। Okay. One word for your different stages of your life. Azad when he was 20. Lost. When he was 30. Understanding. When he was 40. Practical. When he will be 50. More practical. Okay, great. जी। So Naman Ajad और उस्मा गिलानी, who's favorite actor? Actually दोनों आइकॉनिक हैं, दोनों। मुझे उस्मा गिलानी की Who is the best actor? एक्टर, That's it. दोनों में से एक्टर Yes. एक ही बता सकते हैं सर? Yes. Because there is no competition, the totally different genre के लोग हैं। उस्मा गिलानी। उस्मा गिलानी। अगर बिलाल भाई जिमी बर्गर के और खलीक साहब दोनों डूब रहे हो तो आप किसको बचाएंगे? इस उम्र में तो बिलाल भाई को बचा लूंगा मैं। खलीक साहब ने जी ली, खलीक साहब ने लंबी जी ली, और भाभी और बच्चे और खलीक साहब और खलीक साहब क्योंकि अब इस एज में सारे काम अपने कर चुके हैं। बिलाल भाई अभी बहुत सारे काम कर सकते हैं। 2 ही लोग हैं जिनको हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और कम्युनिटी सर्विस अवार्ड दिए, तो बिलाल भाई को मैं बचा लूंगा। Okay. What is the one thing about you that surprises people? That surprises people? कि वो कहते हैं कि इतना कुछ अचीव करने के बाद, इतना कुछ बना लेने के बाद, इतनी इज्जत प्यार मोहब्बत करने के बाद आप जैसे रेडियो पे हैं वैसे ही आप असल लाइफ में, ये उनको बड़ी सरप्राइजिंग होती है। हालांकि मैं ऐसा ही हूँ। ये दिस सरप्राइज माय फादर आल्सो। उनकी आंखों में एक दफ़ा आंसू आ गए, मुझे कहते हैं यार तू इतना सादा क्यों? तो मैंने कहा यार मैं ऐसा ही हूँ, मैं सादा क्या हूँ, बस मैं ऐसा ही हूँ, मैं इस तरह खुश रहता हूँ, मैं क्यों किसी और की तरह बनूँ या मैं क्यों अजीब अजीब हरकतें करूँ। ये एक बात है जो अक्सर इस पे खान जी भी और बाकी लोग भी, इवन मेरी अभी भी बहनें वगैरह भी जो कहती रहती हैं। So, which is your favorite meal of the day? Breakfast, lunch, or dinner? Dinner. And what's your guilty pleasure then? Dark chocolate. Recently dark chocolate. Yeah, it's healthy. It's not guilty pleasure. लेकिन ज्यादा भी खा सकता है ना आदमी। I know. और उसके बाद मैं खाना, गिल्टी प्लेजर खाना है एक्चुअली, क्योंकि मैं किसी वक्त कभी भी कहीं भी खाना खा सकता हूँ। Okay, if you're mentally stressed out, so what will you choose? Movies or gym? फर्स्ट जिम, सेकंड मूवीज। और अगर जिम नहीं जा सकते तो पहले मूवी, क्योंकि वो इंस्टेंट पिक मी अप है। एक ही पिक करना है। एक करना है पिक। इफ आई कैन एक्सरसाइज देन आई वुड स्विम। Oh, okay. Yeah. What is the best compliment you have ever received from any lady? Best compliment that I've ever received? It was from any lady. From a lady? Yes. Genuine. Mm-hmm. Yeah. Name one thing you have learned a very hard way in life. Don't give chances again and again to the same people. And what are you most proud of then? Proud of? Mm-hmm. That despite all the weaknesses, all the problems, all the challenges, all the hurdles in my life, I was able to create a life that I would not want to change. Livable. इससे बेहतर नहीं बन सकती थी। जैसे रब ने जितनी मेहरबानी की है, जितने लोगों ने मेहरबानी की है, इतने मसाइल के साथ ये इस जगह पे आना मुश्किल होता। इसकी गवाही आपके लिसनर्स जरूर देंगे। सर, अगर आपके वर्क कॉलीग आपको डिस्क्राइब करें तो क्या 2 वर्ड्स वो यूज करेंगे? वर्क कॉलीग? स्ट्रिक्ट एंड प्रोफेशनल। ओके। अगर आप एक मुझे ये बताइए, इससे पहले मैं आपको ऑफर करूं या ना करूं, कितने और सवाल हैं? दे वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, दे वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू कीप यू मोर, और मैं बाकी लोगों को भी ऑन ताकि मैं लॉक कर लेता हूं। जी बोलें। ओके, सो अगर आपके if you have to write a matrimonial ad for one of your presenter Usman, what will you write for him? Good, simple,
मैटर ऑफ फैक्टली, प्रैक्टिकल, लवेबल बंदा है, तो एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड. Okay. How do you know if you're in romantic love with somebody? ये बहुत सिंपल है. ये तमाम चीज़ें आपको जो फिजिकल अट्रैक्टेड होना इस उम्र में भी इतना मैटर नहीं कर रही होती है. इसमें मैटर कर रही होती है कि सही वक्त, पियानो होता है ना, सही चीज, बेसिक चीज, जस्ट बीइंग हर सेल्फ, चाहे कुछ भी हो, जस्ट बी योर सेल्फ, सबसे अट्रैक्टिव बात ही होती है. और पार्टनर्स में और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप देख सकते हैं. What brings people close in the relationship for real, like being authentic or intimacy? वही बीइंग योरसेल्फ, दैट्स द ओनली वे. बिकॉज आप इसमें एक दूसरे की जगह समझ जाते हैं, रोल डिफाइन करने में आसानी हो जाती है. बीइंग योरसेल्फ एंड एक्चुअली रिलैक्सिंग. Do you eat food for energy or taste? बोथ. Okay, अगर आपको टेड टॉक देनी हो तो आप कौन सा एक टॉपिक चूज करेंगे? टेड टॉक, क्रिएट अ लाइफ फॉर योरसेल्फ, गेट अ लाइफ. What attracts you most, IQ or EQ? ऑफ कोर्स EQ. IQ वाले सारे लोग तो बेचारे बहुत तकलीफ में, बहुत परेशानी में. Have you ever been on a blind date? No. And ये बात और है कि I've never in my life asked somebody to go out with me. I was the one who has always been asked because I was very shy right from the start, and later on also to respect people. मैंने कभी ऐसा नहीं कहा. All the men would love to know the secrets then. Just be yourself. Okay, so last question. अगर जिंदगी आपको खान जी, आपके फादर का इंटरव्यू करने का मौका देती, अभी जो आपने मूवीज में काम किया, स्टेज पे किया, शायरी की, रेडियो आजाद बना, इतना कुछ अचीव किया, और आपके सामने बैठे होते और आप उनसे कहते कि आजाद के बारे में 3 जुमले बोलें, तो वो क्या कहते? वो आज भी यही कहते जो उन्होंने मेरे 32 साल की उम्र में मुझे कहा था. कि मैंने उनको कहा जी आप, मेरे फादर हर चीज़ में से खराबी निकाल सकते थे, खाने से लेके, बंदे से लेके, हर मामले में उनको कोई ना कोई इशू था. लेकिन एक दिन जब मैंने उनको कहा मुझे सच सच बताएं, 30-32 साल की उम्र में सोच समझ के जवाब दीजिएगा, आप मुझसे कभी कभी लड़ते हैं, नाराज़ होते हैं, अजीब अजीब मुझसे एक्सपेक्टेशन या ख्वाहिशें रखते हैं. एज अ सन मुझ में क्या खराबियाँ आपने देखी हैं 30-32 साल की उम्र में? तो उन्होंने वो तारीख साज जुमले बोले, मैं जहाँ भी बोलूँगा लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे. कहते हैं एक तो मस्जिद में नमाज जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, और दूसरी फ़नी बात थी, पहली तो बात थी कि भाई प्रैक्टिकल, दूसरी थी जब तुम वॉशरूम से निकलते तो लाइट नहीं बंद करते. नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू. लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल कॉलिंग, लेट्स सी. बहुत लंबा टाइम दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों के फन क्वेश्चन जब आप करेंगी तो फिर आपको ही टाइम देना था. रेडियो आजाद जी रौंदिया. जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम. हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ यू हैव डेल्ट विद toxic people in your life and what you recommend how to deal with them also. जी, टॉक्सिक लोग हमेशा जिंदगी में रहेंगे. लोग 3 किस्म के होते हैं, याद रखिएगा. माई काइंड, दूसरे गुड काइंड, और तीसरे नॉन ह्यूमन काइंड. ठीक है. माई काइंड वो लोग जो मेरी तरह के लोग होते हैं, उनके साथ डील करना आसान होता है मेरे लिए, क्योंकि उनको बात की समझ होती है. उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछते, उल्टे सीधे हीले हुजते नहीं करते, वो आपको जानते हैं, आपकी तरह होते हैं, तो आसानी हो जाती है. गुड काइंड जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, जो लोग दूसरों को बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं, जो लोग आपको अपनी ज़िंदगी जीने देते हैं. और तीसरे लोग होते हैं नॉन ह्यूमन और इन ह्यूमन काइंड, वो अभी ह्यूमन स्टेट में नहीं होते. ठीक है. उनका कांच चिट्टा होता है, उनकी हिले हुजते बहाने, वो हर बात या आप पे डाल देंगे, या आप कुछ भी कर लें या आप पे डालेंगे. आप अच्छे हो जाएं तो भी आप में खराबी होगी, आप बुरे हो जाएं तो भी आप में खराबी होगी. उनके दुनिया पे बहाने डालेंगे, रब पे डालेंगे इल्ज़ाम, सबको देंगे, अपने ऊपर नहीं लेके आएंगे, और घूम घूम के एक ही बात के ऊपर आ जाएंगे वापस. तो ऐसे लोगों से आप, रिश्ता अगर खून का है तब भी, दोस्ती का है, पार्टनरशिप का है, किसी किस्म का भी है, तो आपने थोड़ा डिस्टेंस करने की कोशिश करना है. वो चीज़ें करनी ही नहीं जिनकी वजह से आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो. इनके साथ एडजस्ट करने की भी कोशिश करनी है, लेकिन एक आर्म्स लेंथ पे रखने की आप कोशिश करेंगे, और इनको वक्त कम देना है और इनको बढ़ावा कम देना है. उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है. और फिर आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते वक्त के साथ साथ खुद ही फेड अवे हो जाते हैं. कोई है हमारे साथ? रेडियो आज़ाद, यूँ रौंदिया. हेलो जी मैम. हाय, आई हैव अ क्वेश्चन. मैं भी आप गुफ्तगू सुन रही थी, अभी जो आपका इंटरव्यू चल रहा था. आपको बोर तो नहीं किया? नहीं, बहुत मजा आ रहा था. रियली व्हाटएवर योर पॉइंट्स वर. और माय नेम इज मलिका, और मुझे सिर्फ ये पूछना है कि आपने कहा कि हर चीज
खरीदी जा सकती है? हाउ इज इट पॉसिबल? ओके, जब मैंने कुछ कहा होगा तो उसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट भी होगा। हर चीज़ खरीदी जा सकती है, मतलब मटेरियल में जो चीज़ खरीदी जा सकती है। जहाज़ खरीदना चाहें तो आप जहाज़ खरीद लें। अब आप आबदोज नहीं खरीद सकते, ठीक है? तो आबदोज पर्सनल यूज़ के लिए लोग रखते नहीं हैं, तो वो आपने नहीं खरीदनी। तो जो चीज़ खरीदी जा सकती है, जो कि बाय की जा सकती है, जिसकी कोई प्राइस टैग होता है, तो हर वो चीज़ खरीदी जा सकती है जब आपके पास पैसे हों तो। और क्योंकि पैसों की तो कैद थी नहीं उस सवाल में, तो कुछ भी खरीदा जा सकता है। अब आप कहें कि सुकून खरीदा जा सकता है तो नहीं, मोहब्बत खरीदी जा सकती है तो नहीं, नींद खरीदी जा सकती है तो नहीं। ये कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं खरीदी जा सकती, इसके बारे में शो आने वाले आगे। द आर्ट ऑफ सेविंग एंड अस। हम लोग समझते हैं सेविंग सिर्फ पैसे की सेविंग होती है, सेविंग एनर्जी की होती है, सेविंग जवानी की होती है, सेविंग वक्त की होती है, सेविंग इन तमाम चीज़ों की होती है जो आपको मैंने बताई। सुकून की सेविंग होती है इस तरह की और बहुत सारी हैं, तो उस शो में इसके बारे में बात करें। नाइस ऑफ यू मैम, अ गुड क्वेश्चन। रेडियो आजाद, यू ऑन देयर। हेलो। हेलो जी मैम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम आजाद, कैसे हैं आप जी? बिल्कुल ठीक ठाक। Quick question, Azad. Wonderful show, by the way. Don't mean to take too much time. Just a quick question. तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आपकी बात सुन रहे हैं because there are a lot of us who want to become like you. So what would you say to them? Why would you want to be like me? If you want to be like me, देखिए हम में से बहुत सारे लोग सोचते नहीं हैं चीज़ों को ख्वाहिश करने से पहले। If you want to be like me, then you have to give up your parents. दोनों को मरना होगा। आपको बचपन में जितनी बीमारियां, स्टैमरिंग से लेके, कॉम्प्लेक्सेस से लेके, एज़मा से लेके, और जिस तरह मैं छोटे आंखों में बड़े बड़े आंसू लेके बड़ा हुआ हूँ, उस तरह बड़ा होना पड़ेगा। उस तरह बहुत सारी आपकी चीज़ें होंगी जो कभी आपकी नॉर्मल रेगुलर लोगों की तरह नहीं होंगी। फिर ज़िंदगी में कई जगह पे आप जाएंगे और सब कुछ आपके हाथ में होगा और आप वो नहीं लेंगे एक वक्त में। बहुत सारे ऐसे, द वे यू आर, इसमें बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आएंगे जिसमें कोई बंदा आपके पास नहीं होगा, आप अकेले रह जाएंगे। फिर भी आपको हिम्मत भी करनी होगी, अपना रास्ता भी बनाना होगा, अपने खर्चे भी पूरे करने होंगे। लोगों को, बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन आप वो नहीं चाहेंगे तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, टफ हो जाएगी ज़िंदगी। मैंने तो आज तक कभी किसी को नहीं कहा कि रब आपको मेरी ज़िंदगी दे। रब आपको आपकी ज़िंदगी देगा। आप अपने काम में कमाल करने के लिए पैदा हुए हैं, आप मुझ जैसे बनने के लिए नहीं पैदा हुए। मैं आप जैसा बनने के लिए नहीं पैदा हुआ, इसीलिए मैं ऐसा हूँ। तो कोई भी आदमी जो किसी की तरह बनना चाहता है, आप इंस्पिरेशन ज़रूर ले सकते हैं। आप वो किसी क्राफ्ट में अगर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो हाजिर हूँ। ये रेडियो सारा दिन मैं लोगों को सिखाता रहता हूँ जो मुझे आता है। हर सारे टीम में हमने एक एल्गोरिदम बना रखा है यहाँ पे, वो आप सीख सकते हैं। मैं कोई एक्टर हूँ तो आप वो सीखना चाहते हैं, या मैं कोई शायरी करता हूँ जो 2-4 चीज़ें मैं कर सकता हूँ, या आप सोचने का तरीका सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। बाकी आपकी लाइफ है, आपके माँ बाप रब आपको नसीब करे, आपको क्यों तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मुश्किलें और ये सारी चीज़ें हों। लेकिन जिस्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो मैंने भी अपने रोल मॉडल से लिया है। तो जितने भी मेरे रोल मॉडल्स हैं उनसे इंस्पिरेशन आपने लेनी सीखनी है। कभी भी पर्सनैलिटी ओरिएंटेड फॉलोशिप नहीं करनी है लोगों के पीछे। हमेशा आपने मकसद की बात को पकड़ना है और उससे फ़ायदा उठाना है और आगे दुनिया को भी फ़ायदा देना है आपने। कोई किसी की तरह ना हो सकता है ना होता है, लेकिन आप दूसरे लोगों से इंस्पिरेशन लेके अपने आप को, अपने टैलेंट को, अपने गिफ्ट को, अपने हालात को, अपने मामलात को बेहतर करेंगे। ठीक है? इसको ज़रा सोचने की कोशिश कीजिएगा। रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर। ओके, 2 सवाल है आपके लिए आजाद जी। एक तो बचपन में जब आपने कहा कि आप लॉस्ट थे, ठीक है, लॉट ऑफ किड्स आर लॉस्ट, मतलब आई आल्सो डिडंट नो व्हाट आई वाज गोइंग टू डू इन द लाइफ, बट डिड यू हैव एनी इंक्लिंग, एनी आइडिया, and did you know if you were going to be on the creative side, anything? And the next question is related to this. It's about the future. Had you envisioned how your youth and adulthood would be when you're a kid, and have you envisioned how your old age and what you want to do when you are getting older in the future? Nice of you, ma'am. दोनों बहुत ही अच्छे सवाल हैं। एक बात, बचपन में जो आपका पहला सवाल था, बचपन जो था हमारा, उसमें मैंने इन्विजन करने की ये बात कि मैं क्रिएटिव हूँ या नहीं हूँ, आई हैड नो आइडिया। इंक्लिंग क्या, मुझे ग्रामर ही नहीं आती थी। मेरे सेंटेंस मेरे जहन में, आई कुडंट स्ट्रिंग अप अ फ्यू वर्ड्स टू कट आउट अ क्वेश्चन और अ सेंटेंस। तो मुझे ये कैसे पता था कि मैं नज़में लिखूंगा, मैं पोइट्री करूंगा, मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करूंगा, मैं कहानियाँ लिखूंगा, मैं रेडियो के ऊपर, और मैं स्टैमरर था तो मैं फर कैसे बोलूँगा।
हाँ, ये ज़रूर था कि मुझे ये पता था कि हमेशा जब भी मुझे तकलीफ़ होती थी, परेशानी होती थी, सांस बंद होता था, या जब मैं स्टैमरिंग बहुत ज़्यादा करता था और लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, तो मुझे ये पता था कि ये टेम्प्रेरी है. आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट. दिस एस्थमा इज़ नॉट गोइंग टू बी फॉर एवर. ये कैसे माइंड ओवर मैटर मेरे दिमाग में था, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये पता था कि दिस इज़ नॉट हाउ दिस लाइफ इज़ गोइंग टू बी. आई एम गोइंग टू ट्रैवल द वर्ल्ड, आई एम गोइंग टू डू वट आई वॉन्ट टू डू. ये मुझे सब पता था, बट कैसे, नो आइडिया. गांव से कैसे निकलूंगा, नो आइडिया. गोइंग टू द आर्मी वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड. हालांकि मैं उस वक्त तकलीफ में था, मेरे फादर ने कहा भी था ट्रेनिंग कर लोगे. मैंने कहा था हाँ, क्योंकि उसके अलावा और कोई चांस नहीं मुझे नज़र आ रहा था. तो ये एक बात. और क्रिएटिविटी तो मुझे 30 साल की उम्र तक नहीं पता थी. मुझे इंटरेस्ट ज़रूर था, रिलीजन में इंटरेस्ट था, तमाम मज़ाहिब में इंटरेस्ट था, मुझे शायरी में इंटरेस्ट था, मुझे मूवी में इंटरेस्ट था, लेकिन एक्टर बनूंगा, राइटर बनूंगा, रेडियो प्रोग्राम करूंगा, टीवी शोज़ करूंगा, इंटरव्यूज़ करूंगा, इसका कोई मुझे 30-32 साल तक ये नहीं पता था. बल्कि रिटायरमेंट तक मुझे नहीं पता था. ये तो मैं इस स्टूडियो में जिस बिल्डिंग में हूँ यहाँ पे एक दफ़ा आया तो तब मुझे पता चला कि फिर मैंने जब ये किया तो फिर दिलो जान से किया मैंने. दूसरी आपकी ये बात कि आपने कभी इन्विजन किया था. यस, मैंने इन्विजन ये ज़रूर किया था मैं ट्रैवल करूँगा. मेरी हाइट और मेरा सोच और मेरी ज़बान जो है वो, मैं इतनी लैंग्वेजेस बोलूँगा, मैं पूरी चीज़ें मैनिफेस्ट बिल्कुल वैसे ही करूँगा जैसे मैंने किया. ये सब मैंने इन्विजन ज़रूर किया था. बुढ़ापा मैंने कभी इन्विजन नहीं किया. मैंने अपनी मैरिटल लाइफ इन्विजन की थी, और जिस उम्र में जैसे ही मुझे समझ आनी शुरू हुई चीज़ों की, उसको फिर मैंने चेंज करना शुरू कर दिया, क्योंकि आई वाज नॉट कट आउट फॉर दैट काइंड ऑफ लाइफ. तो मैंने उसके हिसाब से बाकी चीज़ें अपनी क्रिएट की. लेकिन बुढ़ापा, मुझे ये पता है कि बुढ़ापे में, जैसे मैंने कहा था, मैं दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे जब मैंने 26 साल की उम्र में उनको ये कहा कि, वो कहते थे कि जवानी है अभी, ये सब कुछ है जो आप करते हो ये बाद में नहीं रहेगी, और ये वेट की मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट एंड सारा कुछ. तो उनको मैंने कहा था ठीक है, मैं जब 40s में भी होऊंगा, आज से 20 साल के बाद ही मेरा वही वेट होगा, तो वही वेट है. अब जब मुझे पिछले कुछ सालों में मिले तो हैरान भी थे कि ये कैसे किया तूने. तो उनको मैंने कहा चलो, ये भी मैंने आपको दिखाने के लिए नहीं किया, अपने लिए किया था, बिकॉज दिस इज़ द राइट वे टू लिव. अगले 20 साल में भी मेरा ऑलमोस्ट यही वेट रहेगा. तो मैं आगे अगर बुढ़ापा आगे जो है ना, हम हिंदुओं में कहते हैं आगे को, सो आगे जो भी जितना भी टाइम होगा, मैं अपनी हेल्थ पे, जैसे वो मेरा फॉर्मूला है मैंने बना के आप तमाम लोगों को दिए, एक सिस्टम बना के, अ सिस्टमैटिक कंसिस्टेंट इंक्रीमेंटल एफर्ट्स करता रहूंगा. वो जहां तक चलती है वो चलती रहेंगी. नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच, गुड क्वेश्चन. वक्त बहुत कम रह गया. रेडियो आजाद, you're on the. हेलो. हाय आजाद जी, दिस इज हेलो सर आवाज आ रही है? Yeah, I have a question. Basically, like say, when I see like bad or sad things happening around, basically it affects me, and I feel like sad, guilty, bad. Why and how to basically overcome this? सर, एक तो पहले आपने संजीव जी बात कर रहे हैं? Yes. एक तो पहले शुक्रिया बहुत बहुत, आपने घबराहट पे काबू पाया, and you came on the air and you were perfectly fine. You made absolute sense. It was a very good question. तो इसी तरह आपने आके बात करेंगे आप, तो ये जितने भी घबराहटें और जितने जो खाम जहन में चीज़ें बना लेते हैं ना, always remember one thing. A thing is a thing, not what is said about that thing. ठीक है, ये सेंग है किसी बहुत मज़ेदार आदमी की, लेकिन सेंग को जब आप इंटरप्रिटेशन सही उसकी करते हैं तो असल बात आपको समझ आती है. अ थिंग इज़ अ थिंग एंड नॉट व्हाट इज सेड ऑफ दैट थिंग. एक चीज़ होती है सिर्फ, ना कि वो हवा जो हम अपने जहन में बना लेते हैं. फ़र्ज़ करो मैं एक्टर हूँ, मेरे सामने रॉबर्ट डिनीरो खड़ा कर देते हैं, तो अब रॉबर्ट डिनीरो मतलब गॉडफादर से लेके अब तक उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, मैथड एक्टिंग में उनको गॉड समझा जाता है. अब वो सामने आगे खड़े हो गए, तो अगर मैं उनको रॉबर्ट नीरो के तौर पे देखूंगा तो हाथ पैर फूल जाएंगे, हवा बना लूंगा जहन में. लेकिन व्हेन आई एम गोइंग टू टेक हिम एज एन एक्टर, जो अपना रोल करेंगे, अपनी लाइंस बोलेंगे मेरे आगे, तो आई एम गोइंग टू, जब मैं उनसे मिलूंगा, बात करूंगा, तो वी विल प्रिपेयर बेटर. आई विल बी एबल टू रिएक्ट बेटर टू हिज एक्टिंग. सो ही इज जस्ट एन एक्टर देयर. मे बी मेरे अगर फादर का रोल कर रहे हैं या किसी गैंगस्टर का रोल कर रहे हैं और मैं उनके साथ छोटा हूं उनका, तो उस हिसाब से रोल होगा. तो यू जस्ट गोइंग टू प्ले योर ओन रोल. तो हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में ये अभी सारी तमाम चीज़ें, जैसे दुख, तकलीफ़ें, परेशानियां हो रही हैं इस वक्त दुनिया में, लोग मर रहे हैं, कई लोगों को भूखे प्यासे रह रहे हैं, कोई लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत परेशानी में हैं. तो इन तमाम लोगों को जब आप देखते हैं, तो जो हसास दिल होता है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट. रब ने आपको बहुत अच्छा दिल दिया है कि अगर आपका दिल हसास, नरम खू होना मोमिन की निशानियों में से, बेस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स की निशानियों में से है. सो इसलिए, लेकिन उसको हैंडल करना भी आपका काम है.
गिफ्ट आपके पास है, हसास दिल एक गिफ्ट है, लेकिन इसको प्रोडक्टिव करना, इसको क्रिएटिव रखना, इसमें कंट्रीब्यूशन के तौर पे पैसों में कंट्रीब्यूट करना, अच्छी तरह सोचना, क्रिएटिविटी में कोई पोम लिख के इसके कैथारसिस चीज़ों को करना, उसको क्रिएटिवली पेश करना, जो कर सकते हैं वो करना है आपको। जो कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट आपके इख्तियार में जो चीज़ें हैं, फाइनेंसेस हैं तो आप चैरिटी कर सकते हैं, अगर आप कोई अच्छी बात कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, किसी को किसी भी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये आप करेंगे। लेकिन अगर आप भगवान नहीं हैं, आप रब नहीं हैं ना, लॉर्ड नहीं हैं, तो आप उसका रोल अदा करने की कोशिश करेंगे तो आप तकलीफ में रहेंगे। तो इंसान होने के नाते आपने अपना रोल प्ले करना है। गॉड होने के नाते आपका रोल बनता नहीं है, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू कैन नॉट टेक अवे द पेन्स ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट यू कैन डू इज, आप इसका एक एंगल दे के इसको आसान ज़रूर कर सकते हैं। जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उससे ज़िंदगी में आसानी ज़रूर पैदा कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप वो करेंगे, यू विल फील लाइटर, you will feel accomplished, you will feel the most important thing that a man can feel, useful, you will feel usefulness अपने होने का। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल भी बड़ा करती जाएगी और आपका जो बोझ है ना ये भी हल्का हो जाएगा। रेडियो आजाद, you're on the... Hello. जी मैम। Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I'm enjoying your show. Thank you very much. I have 3 sawals. How do you gauge the success of your shows, of your program? Second, sometimes I feel you're a mind reader because you hit the nail on the head as soon as we open our mouths to discuss our problems with you. Thirdly, you are an icon. So you must be having a lot of people who badmouth you and who are jealous of you. How do you deal with such people? बहुत अच्छे सवाल आते हैं। अच्छा, एक और काम करते हैं। देखें, 2 घंटे ऐसे गुजर गए जब आप प्रोडक्टिव बात कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे होते हैं, जब लोगों का दिल और आपका दिल दुनिया से जुड़ा होता है ना, इंसानियत से, तो पता ही नहीं चलता वक्त का। वैसे वो 2 घंटे अजाब हो जाते हैं गुजारने। तो अभी ये सवाल इतने अच्छे हैं और बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने मुझे कॉल्स किए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस भेजे हुए हैं। इसका एक शो और करना पड़ेगा, ठीक है जी। और उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आज हमने इतना सीखा है, मैंने इन बातों को करते हुए इतना कुछ सीखा है, तो उम्मीद करता हूँ कि जहाँ जहाँ दुनिया में ये शो जाएगा और आप लोग शेयर करेंगे और आप लोग फिर ऐप्स पे लोगों को सुनाएंगे। और फेसबुक लाइव लोगों को बहुत पसंद है, विजुअली थोड़ा सा शायद अपीलिंग हो जाता है, आसान हो जाता है। ये 3 सवाल इतने अच्छे हैं कि और वक्त जो है ना वो अगले शो का हुआ चाहता है। तो ये 3 सवालों से हम अगला शो शुरू करेंगे। बड़े सिंपल, बहुत अच्छे सवाल हैं। एक ये कि आप अपने शो की सक्सेस कैसे डिफाइन करते हैं। दूसरा ये कि आप लगता है कि माइंड रीडर हैं, आप जो आप में जहन में होता है वही बात कर लेते हैं। और तीसरा, जब आपको लोग बैड माउथ करते हैं या आपकी टांगें खींचते हैं तो आप उसको कैसा उनको डील करते हैं। कुछ और सवालात भी हैं जो मुझे ईमेल के थ्रू आए। वो लोग जो शर्माते हैं, आप azad@radioazad.us के ऊपर अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। 1, 2, 4, 10 नाम लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप वो भी भेज दीजिए। हम इसके पार्ट 2 में उन चीज़ों को भी शामिल करेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो आपने कहना है और हमने आगे से कहना है, और फिर लोगों में उनसे थोड़ी सी आसानियाँ पैदा होंगी। जाने से पहले आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक लाइव को शेयर करना मत भूलिएगा। इसके बाद यूट्यूब पे ये शो आ जाएगा, 2-4 दिन के अंदर अंदर आ जाता है, वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। रेडियो आज़ाद का यूट्यूब, गूगल पे, एलेक्सा पे रेडियो आज़ाद अवेलेबल है। ऐप आप लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके शो 1-1 घंटे का आपको मिलेगा और बाकी फिर आपको ऐप से जाके सुनना पड़ेगा। एक आखिर में एक काम की बात, एक सवाल आया था कि आपने ज़िंदगी में यहाँ तक आने के लिए सेक्रीफाइसेस की होंगी और आप उनके बारे में बात करना चाहते हैं कि नहीं। देखिए, मैं अकेला आदमी नहीं हूँ जिसने ज़िंदगी में सेक्रीफाइसेस की हैं। हमारे माँ बाप सेक्रीफाइस करते हैं, लोग सेक्रीफाइसेस करते हैं, हर बंदा करता है। लेकिन मैं अपने कंट्रीब्यूशन को सेक्रीफाइस दे के, जब आप कहते हैं ना सेक्रीफाइस किया मैंने कुछ, तो अंदर से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका कोई रिटर्न मिले आपको। दुनिया आपको रिटर्न नहीं दे पाएगी। बहुत सारे लोग जब वो मजबूरी में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, आप जब उनकी हेल्प करते हैं तो जैसे ही उनके हालात बेहतर होते हैं तो उनका असल तब निकलता है बाहर। तो मजबूर आदमी की, कमज़ोर आदमी की, जो आदमी किसी चीज़ का पर्सपेक्टिव चाहता है, उससे किसको सिर्फ आप, उसका हक है, आप उसको देंगे और उसके बाद आप अजीब अजीब बातें नहीं करेंगे। हम में से बहुत सारे लोग जो ज़िंदगी में सेक्रीफाइसेस बहुत सुनता रहता हूँ मैं, लोगों के काउंसलिंग में भी और इंटरव्यूज़ में भी, गपशप में भी, कि मैंने बड़ी सेक्रीफाइसेस की। ज़्यादातर ज़िंदगी में मैंने जो चीज़ें, जो स्टेप्स लिए हैं, जो एक्शंस लिए हैं, वो सेक्रीफाइसेस मैं उसलिए नहीं गर्दानता कि मैंने जो किया वही मैं कर सकता था और उस वक्त मेरे पास यही चॉइस थी, तो मेरी चॉइस लेकिन थी वो। तो जब मैंने चॉइस ली तो मैं सेक्रीफाइस क्यों कहूँ, मैं इसको कुर्बानी का लफ्ज़ क्यों कहूँ, मैं चॉइस क्यों ना कहूँ इसको।
दूसरी मैंने कुछ ज़िंदगी में जो सेक्रीफाइसेस अगर की हैं तो वो मैंने अपने मकसद के लिए की हैं। तो जब मकसद के लिए की हैं तो मैंने अपने रास्ते में इस जगह पे पहुंचने के लिए की हैं, तो उसमें भी मेरी ख्वाहिश शामिल है। तो जब किसी चीज़ में मेरी ख्वाहिश शामिल है तो वो कुर्बानी कैसे हुई? ठीक, ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि सैक्रिफाइसेस और कुर्बानी की कॉनोटेशन बड़ी नेगेटिव है और उसके बदले आपको एक्सपेक्टेशन लग जाती है दुनिया से, ज़माने से, रब से। सब कुछ मिला हुआ है आपको, तो किसी से कुछ नहीं चाहिए। और जो कुछ मैंने किया वो मैं कर सकता तो मैंने किया, और जब मैं नहीं कर सकता तो मैं नहीं करता। तो इसीलिए वो कुर्बानियाँ नहीं थी। और कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत दिल पे पत्थर रख के करनी पड़ती हैं, क्योंकि वही चीज़ें, वो कुर्बानी वो भी नहीं होती, वो दूसरे लोग कर ही नहीं पाते। तो फिर आप यू जस्ट लेट पीपल, पार्टनर्स, फ्रेंड्स, बिजनेस के जो आपके पार्टनर्स हैं, इनको जाने देना होता है आपको। बिकॉज कभी भी आप किसी आदमी की मर्जी के खिलाफ कोई चीज़ नहीं करते। रब हमेशा आपकी मर्जी शामिल, इसने चॉइस दी है आपको। कोई हमेशा, जब भी आपको लगा आपके पास चॉइस नहीं थी, चॉइस थी, आपको पता नहीं था और आपने ली वो चॉइस। तो बिल्कुल इसी तरह मैं अपनी एफर्ट्स को, अपने प्यार मोहब्बत को, अपने मकसद को कुर्बानी का नाम देकर मैं इसको नेगेटिव नहीं करना चाहता, या इसके बदले मैं एक्सपेक्टेशन लगा लूँ दुनिया से, लोगों से। मैं ये छोटी बात होगी, मैं ये नहीं करना चाहता। जहाँ तक इस दुनिया में हर इंसान जब आता है उसको बहुत सारी चीज़ें कभी कभी ऐसे भी करनी पड़ती हैं जिसमें किसी दूसरे की भलाई होती है और आपका फ़ायदा नहीं होता। इट्स फाइन, लेकिन ये फिर भी आपने चूज़ करके किया है। तो कुर्बानियाँ, औलाद जब उसका वापस रिटर्न नहीं कर पाती, जब बाकी चीज़ें आपको नहीं मिलती, तो लोग अक्सर नेगेटिव, बिटर हो जाते हैं, सख्त दिल हो जाते हैं। और सख्त दिल हो गया आपको तो नरम दिल ही नहीं रहे, नरम खू ही नहीं रहे आप, तो फिर आप ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाएगा। इसके ऊपर एक छोटी सी नज़्म मुझे याद है, ये आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपने घर बार छोड़े, जिन्होंने अपने माँ बाप छोड़े, जिन्होंने अपने दोस्त छोड़े, जिन्होंने अपने महबूब छोड़े, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, मकसद की ज़िंदगी पाने के लिए, अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी आसान करने के लिए कुछ चॉइसेस ली, कुछ एक्शंस लिए, उन लोगों के लिए। और ये कुछ ऐसी याद रहेगा आपको। हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, हमें भी पाला था माँ बाप ने दुख सहकर। वक्त रुखसत उन्हें इतना भी ना आए कहकर, आंख से टपके जो कभी आंसू रुख से बहकर, उसी को तिफल समझ लेना जी बहलाने को। हमने जब वादिये गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक याद वतन आई थी समझाने को, दूर तक याद वतन आई थी समझाने को। सारी बात नहीं समझ आई शो में, कोई बात नहीं, सिर्फ 2 घंटे तो बात हुई। तकरीबन कोई 100-150 सवाल ही तो पूछे गए, और बहुत सारे, कोई ऐसा सवाल नहीं था जिसका जवाब नहीं दिया गया। और एक आध जो रह गए वो अगले शो में दे देंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल आते हैं। आई नो लॉट ऑफ पीपल आई कुडंट टेक अप ऑन द एयर, सो मैं अगले वाले शो में उनसे बात कर लूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि अगला शो भी इसी तरह खूबसूरत और भरपूर होगा। आपके कॉन्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत रहेगी उसमें भी, क्योंकि ये शोज़ आपके हैं। सो ये हार्ट टू हार्ट डिस्कशंस हैं। इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा कि लोग, लिसनर्स हमारे कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, बात कैसे बनाते हैं, दूसरों के लिए आसानी कैसे करते हैं, दूसरों के फ़न का ख्याल रखते हैं या नहीं करते, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ करते हैं या इतने सालों से जो हम पढ़ा रहे हैं उसको जहन में रख कर सवालात करते हैं और दूसरों की ज़िंदगी में आसानी करते हैं। इस बात के साथ, और आखिरी सबसे खूबसूरत बात के साथ, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। दिल तो चाहा कि यही आखिरी बात हो, लेकिन एक चीज़ ये जो आज आपने शो में सुना है ना, अगर आप एक चीज़ के बारे में कोशिश करना शुरू कर दें तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी चॉइसेस बदल जाएंगी, आपकी सोचें बदल जाएंगी, आपके रिजल्ट्स बदल जाएंगे, आपके दोस्त बदल जाएंगे, आपके मामलात बदल जाएंगे, आपके हालात बदल जाएंगे। और वो बात उस प्यारे की है जो बहुत प्यारा है, और उसने कहा कि ऐ मेरे रब, मुझे चीज़ों की असल हकीकत का इल्म दे। गिव मी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रू रियलिटी ऑफ थिंग्स, गिव मी द ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी ऑफ थिंग्स। तो जब आप चीज़ों की असलियत पहचान जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं वो आप चाहेंगे ही नहीं,
बहुत सारी चीज़ें जो आप मांगते रहते हैं वो आप मांगेंगे ही नहीं। जो चीज़ें मिली हुई हैं, जब आपको लोगों की असलियत, दुनिया की असलियत, रब की असलियत का पता चलेगा, तो आपके भी हमारी तरह जैसे हमारे दिन बदलें, सितारे बदलें, नज़ारे बदलें, मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे और लोग हों जो वो ज़िंदगी देख पाएँ जो मुझे दिखाई गई है। ठीक है, या रब मुझे वो कुव्वते मोजा नुमाई दे, जो कुछ मैं सुन रहा हूँ सभी को सुनाई दे।